फिजिकल डिवीजन, भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, भारत का जो क्या है भौतिक विभाजन है, उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, और कितने कौन कौन है करंट अफेयर के लिए बार बार मैसेज कर कहाँ से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। जो सोर्स है रेगुलर उसी से पढ़ो, इधर उधर नहीं जा पाओगे, है ना। साल भर तो नोट्स न्यूज़पेपर से नोट्स बनाए नहीं या न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं किए, तो अचानक से बोलोगे कि कहाँ से पढ़े, तो कैसे बनेगा। मैं तो क्वेश्चन न्यूज़पेपर से दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो साल भर पढ़ा है न्यूज़पेपर। ठीक है, अब जिससे नहीं बन रहा है, 2 क्वेश्चन बन रहे, 3 क्वेश्चन बन रहे, उनकी गलती है। तो अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, जो रेगुलर मैगजीन्स हैं, नाम तो पता है आपको, उन मैगजीन को आपको पढ़ना पड़ेगा, उसी से होगा जितना होगा। फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स आप करंट मतलब न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, जो भी अभी रेगुलर न्यूज़ में आ रहा होगा 2 महीने तक, उसको आप न्यूज़पेपर से पढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ ऑप्शन नहीं बच गया है। ठीक है ना। और इधर उधर ज़्यादा चैनल पे मत घुसे रहो, नहीं तो क्या होगा, समय बहुत बर्बाद होगा। किसी भी तरीके के टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम, ये सब में थोड़ा सा बच के रहना है। ठीक है ना, जो रेगुलर है उसको पढ़ते चलिए, एग्ज़ाम निकलेगा अच्छे से निकल जाएगा। ओके, चलिए उसको बाद में देखते हैं, पहले थोड़ा सा आज पीछे ना, तो पहले उसको कंप्लीट करते हैं। चलो, तो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया उसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे है क्या है। ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग देखेंगे जो वर्तमान भारत का क्या है जो नक्शा है, ठीक है ना, द प्रेजेंट मैप ऑफ इंडिया, वो किस तरीके से बनकर सामने आया। ठीक है, तो एक क्या था आपका अंगारा लैंड था, इसी अंगारा लैंड का दूसरा नाम क्या था, लॉरिशिया। ठीक है, और जो प्रॉपर लॉरिशिया भूमि का एक टुकड़ा जो आज भी पृथ्वी में मौजूद है वो है कनाडा। ठीक है ना। उसके बाद और भी क्रस्ट फॉर्म हुए वो तो बात अलग है, लेकिन अगर प्रॉपर लॉरिशिया का लैंड का कोई हिस्सा बचा हुआ है तो वो कहाँ पर है, कनाडा पे। विश्व का सबसे प्राचीनतम अगर जो लैंड बोलेंगे वो कहाँ पर है, कनाडा पे है। ठीक है ना, लॉरिशिया। और उसके साथ जो नीचे का हिस्सा था ये बना क्या, इसको बोला गया गोंडवाना भूमि, गोंडवाना लैंड। तो याद रखना कि गोंडवाना भूमि और गोंडवाना चट्टान दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है ना, पूरा का पूरा भारत ही गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, पर गोंडवाना चट्टान अलग है, लैंड अलग है, रॉक अलग है। एक मत कर देना दोनों को, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। इसको बोलते हैं गोंडवाना भूमि। ठीक है, अब यही जो गोंडवाना भूमि था, इससे कौन कौन से अभी जो हम प्रेजेंट देखते हैं तो किस तरीके से इस गोंडवाना को हम लोग डिवाइड कर पाएंगे। तो ये आपका साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका गोंडवाना का हिस्सा था। ठीक है ना। इसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है वो, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद इंडिया, इंडिया, और साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, ये सब क्या थे, गोंडवाना भूमि के हिस्से थे। कौन कौन से हिस्से थे, पहला था साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद इंडिया, उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना। और भारत की वर्तमान अवस्थिति कहाँ पर है एशिया में, तो वो दक्षिण एशियाई देशों में आता है। ठीक है ना। और एक्चुअल में इंडिया जिस पोर्शन है उस पोर्शन क्या बोलते हैं, सब कॉन्टिनेंट, उप महाद्वीप क्षेत्र। तो आप ये बताइए उप महाद्वीप क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं इंडिया को छोड़कर, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश भी आता है, म्यांमार, श्रीलंका, सबको डाल दो। कौन कौन से आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही आते हैं उप महाद्वीप में। ठीक है। और अगर दक्षिण एशिया बोलेंगे तो बहुत सारे क्षेत्र, तो इंडिया किस में आता है, दक्षिण एशिया में, साउथ एशिया में आता है। ठीक है ना। तो ये वाला हिस्सा था गोंडवाना भूमि, और बचा हुआ जो शेष भाग है वो क्या है, अंगारा है, मतलब उत्तर अमेरिका, यूरोप, ठीक है ना, नॉर्थ एशिया एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, उत्तर पूर्व एशिया से लेकर वो वाला जो हिस्सा है वो पूरा का पूरा अंगारा भूमि का हिस्सा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, कुछ यहाँ से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। अब इंडियन प्लेट को देखेंगे और यहाँ पर से क्या हो रहा था इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ कहीं पर क्या था, हमारा इंडियन प्लेट था, भारतीय प्लेट। क्लियर है। और ये इंडियन प्लेट जो था उस समय ये 3 छोटे माइक्रो कॉन्टिनेंट से बनकर बना था। ठीक है ना, जिसको क्या बोलेंगे, माइक्रो कॉन्टिनेंट, बोल सकते हैं प्रोटो कॉन्टिनेंट। बहुत छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना था, और ऐसे 3 द्वीपों से मिलकर बना था भारतीय प्लेट। जो 3 स्मॉल प्रोटो कॉन्टिनेंट थे वो कौन कौन से थे, ये 3 थे। इसको बोलते थे अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट। नीचे वाला जो था ये है धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट,
धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट, लघु महाद्वीप, ठीक है ना, अरावली लघु महाद्वीप। फिर उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, धारवाड़ लघु महाद्वीप, धारवाड़ प्रोटो कॉन्टिनेंट। और जो तीसरा था ये है सिंहभूम, सिंहभूम, ठीक है। तो कौन कौन से थे, अरावली, धारवाड़ और सिंहभूम। क्लियर है, ठीक है। और ऊपर का एक हिस्सा, जो ऊपर का मतलब अंगारा भूमि का एक हिस्सा है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, वो कुछ यहाँ पर आके सेट हुआ समय के साथ, वो भी नॉर्थ पे गया और नॉर्थ पे जाने के बाद वो कहीं यहाँ पर आकर सेट हो गया। इसको बोलते थे यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया प्लेट, ठीक है ना। समय के साथ उसका भी विस्थापन हुआ, ऊपर जाकर सेट हुआ, और इसका भी विस्थापन होगा और ये ऊपर जाकर सेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकर सेट हुआ एक द्वीप भूमि, तो इसको बोला गया यूरेशिया। यूरोप और एशिया दोनों से मिलकर बनता है यूरेशियन प्लेट, जिसमें आधा हिस्सा यूरोप का है और आधा हिस्सा एशिया का है, उसको बोलते हैं यूरेशियन प्लेट। तो एक हुआ आपका यूरेशियन प्लेट और नीचे क्या था, इंडियन प्लेट, ठीक है। और उसके बाद जो इंडियन प्लेट है वो समय के साथ धीरे धीरे ऊपर की ओर मूव किया और जाकर उससे टकराया, और वर्तमान में भी जहाँ पर हमें वहाँ पर हम पहुँचे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहाँ से दिखेगा कि इंडियन प्लेट जब अपनी जर्नी कर रहा था और जाकर यूरेशियन प्लेट से टकराया तो वो किस दिशा की ओर मूव कर रहा था, उसका विस्थापन किस दिशा की ओर है, नॉर्थ ईस्ट, तो उत्तर पूर्व दिशा की ओर वो विस्थापन किया। तो इंडियन प्लेट इज मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट एंड कोलाइडेड विथ यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में मूव करते हुए यूरेशियन प्लेट से जाकर वो टकराया। क्लियर है। तो जब ये यहाँ से निकला और यहाँ पर जब टकराया तो इसके बीच क्या क्या चीज़ें हुई उसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। तो मानते हैं पूरा बोर्ड क्या है, वही एक हिस्सा है और इसमें हम लोग उसके टकराव को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। यहाँ से अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन सीक्वेंस में, क्रोनोलॉजी में पूछी जाती है। तो ये मान लेते हैं कि ये इंडियन प्लेट है, भारतीय प्लेट, ठीक है, जिसमें ये अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट, ये कौन सा है, धारवाड़, और उसके ऊपर क्या है, सिंहभूम। और ये जिस लाइन के अक्रॉस मिल रहे हैं ये, इसको बोलते हैं नर्मदा सुचर जोन और इसको बोलते हैं गोदावरी सुचर जोन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नर्मदा सोन सुचर, सुचर मतलब जहाँ पर आके स्विच होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसको, ये जो लाइन है, ये लाइन, इसको बोलते हैं नर्मदा सोन स्विचर जोन। नर्मदा मतलब यहाँ पर नर्मदा नदी आज वर्तमान में बहती है, नर्मदा सोन सुचर जोन, ठीक है। और इसको बोलते हैं गोदावरी सुचर जोन। क्लियर है। तो नर्मदा सोन और इधर क्या है आपका गोदावरी सुचर जोन, इस तरीके से तीन, और ये तीनों आकर इसके आसपास मिलते हैं। अब समय के साथ ये क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर मैं मान लेता हूँ हमारा यूरेशियन प्लेट है, इससे आकर ये टकराएगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर मैं थोड़ा सा एकदम डीप में लेकर नहीं जा रहा हूँ, एक एक कुछ कॉन्सेप्चुअल तरीके से जाता हूँ ताकि आपको प्री में वो चीज़ें याद रहें, ठीक है। अब हमने जो चट्टान पढ़े तो इन चट्टानों को अच्छे से ध्यान रखना। सबसे पहले आर्कियन रॉक था, ठीक है ना, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। आर्कियन के बाद हमारे धारवाड़ पे, ठीक है। धारवाड़ के बाद हम किस में आए, कडप्पा पे आए, उसके बाद विंध्यन पे गए, विंध्यन के बाद द्रविड़, द्रविड़ के बाद गोंडवाना, ठीक है ना। वो सीक्वेंस याद है, उस सीक्वेंस से इसको समझेंगे तो ये ज़्यादा आसानी से आपको याद भी होगा, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से भारत की जो जर्नी बनी है, कौन किस चीज़ की संरचना या रचना बोल सकते हैं, कब सबसे पहले हुई और उसके बाद किस किस की रचना होनी चालू हुई, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्या था, कुछ यहाँ पर इस तरीके से था, जब इन लोग आपस में टकरा कर जब रोडीन या पेंजिया बना तब मिले थे ना, उसी समय जब ये आपस में नर्मदा सोन के आसपास जब टकराए, ठीक है, तो उस समय पहले यहाँ पर क्या था, एक बड़ा पर्वत श्रृंखला था जिसका नाम क्या था, अरावली पर्वत श्रृंखला, और वही आज उसका एक अवशेष बचा हुआ है, ठीक है। तो पहले से ही क्या था वहाँ पर, अरावली पर्वत, ठीक है। तो पर्वतों को यहाँ देखते हैं, माउंटेन। तो सबसे प्राचीन पर्वत जो भारत का है वो कौन सा है, द एंशिएंट अरावली, और विश्व का भी बोलेंगे तो, ठीक है ना। वर्ल्ड के सबसे पुराने माउंटेन में से एक है अरावली माउंटेन। हर्षनेनियन माउंटेन बिल्डिंग फेस का ये हिस्सा रहा है, ठीक है। विश्व में 3 माउंटेन बिल्डिंग फेस हुए हैं, हर्षनेनियन, कैलेडोनियन और टर्शरी, ठीक है ना। वो तीनों नाम को नहीं याद रखना, बस याद रखना कि हमारा जो ये है अरावली, ये सबसे पुराना था, ठीक है। उसी समय जब का अरावली, उसी समय में यहाँ पर दक्षिण में क्या था, पश्चिमी घाट, ठीक है ना। तो सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन क्या है, अरावली। अरावली के साथ साथ दूसरा माउंटेन क्या है, ईस्टर्न घाट। ये दोनों पहले से ही थे, ठीक है। तो सबसे पहले आया अरावली, उसके बाद उससे अगर रॉक के हिसाब से देखेंगे तो ईस्टर्न घाट का एज थोड़ा सा पुराना है। सबसे पुराना कौन सा है, अरावली। तो ये पहले से ही कुछ इस तरीके से थे, ठीक है। अब ये इंडियन प्लेट है, वो धीरे धीरे करके क्या कर रहा था, इसकी ओर मूव कर रहा था, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पर टेक्टोनिक इवेंट होते गए और उसके साथ साथ यहाँ पर चीज़ों में परिवर्तन हुआ। क्लियर है। तो उस समय अरावली और इधर से जो रिवर निकलती थी वो क्या करती थी, वो आकर यहाँ पर अपने सेडिमेंट्स को एक्यूमुलेट करना चालू की, ठीक
ठीक है ना, इस जगह से जो भी आए। और उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर इन दोनों क्षेत्र में एक बेसिन का निर्माण हुआ। क्लियर है, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट बेसिन बने, जिसमें से जो बेसिन बने इंपॉर्टेंट, उसमें से पहला बेसिन था बिजावर। कौन सा बेसिन बना, बिजावर बेसिन बना। और दूसरा बना छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन। सीक्वेंस को बस ध्यान रखना है ना, आप एकदम ये अभी अंदर से नहीं कैसे बना वो सब नहीं, अभी आपको प्री ऐसे चलना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ रिवर उस समय बहते थे और वो अपने सेडिमेंट को लाकर वहाँ पर जमा किया, अवशेष है ना, वहाँ पर अपने गादों को जमा किया और उस गाद से क्या हुआ, दो इंपॉर्टेंट बेसिन का निर्माण हुआ। ठीक है, फिर ये प्लेट जब आगे बढ़ रहा था, इसमें और जर्क आ रहे थे, चीज़ें मूव कर रही थी, तो यहाँ पर क्या हुआ, यही जो सेडिमेंट थे धीरे धीरे क्या हुआ इसमें, आप वो इधर से ये दोनों प्लेट क्या हो रहे थे आपस में, उस समय पूरा फ्यूज़ नहीं हुए थे, तो वो दोनों आपस में फ्यूज़ हो रहे थे और उसके बीच में क्या था, सेडिमेंट था। मतलब वो दोनों आपस में टकरा तो रहे थे पर बहुत ज़्यादा नहीं, वो एकदम अच्छे से टकरा के फिर एकदम फिक्स हो गए। पहले ये जो था ट्राई जंक्शन एक्टिवेटेड था, मतलब यहाँ पर क्या होता था, ये टकरा रहे थे, आपस में टकरा रहे थे और एक दूसरे से घर्षण कर रहे थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक समय के बाद उनके बीच का जो फोर्स है वो खत्म हो गया और वो आज स्टेबल हो गए हैं। पर हिमालय क्या है, आज भी एक्टिवेटेड जोन है। तो ऐसा ही होता है, हिमालय जो भी जब भी टकराते हैं तो उसमें इस तरह से क्या बनता है, उसको बोलते हैं ट्राई जंक्शन। ठीक है, अभी इतने थ्योरी में नहीं जाना है हमको, उसके लिए प्लेट टेक्टोनिक में घुसना पड़ेगा। तो ट्राई जंक्शन पढ़ते हैं तो उसमें ये होता है कि हमेशा उसका एक आर्म एक्टिवेट होता है, बाकी दो आर्म फेल हो जाते हैं। ठीक है ना, तो क्या होता है कि ये दोनों आर्म इसके बाद क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। और वो उसके बाद वहाँ पर अगर आज देखेंगे तो इसके अक्रॉस और इसके इधर भूकंप आने की संभावना बहुत कम है, पर इसमें आज भी नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें, मतलब जो नर्मदा से गुजरात की ओर जा रहा है उधर भूकंप आ सकता है। बाकी ये दोनों क्या हो गए, फेल्ड आर्म हो चुके हैं। ठीक है ना, पर उस समय ऐसा नहीं हुआ था, उस समय ये क्या था, एक्टिवेटेड था, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो चीज़ें थी इनका भी धीरे धीरे करके उठाव हुआ। ठीक है, तो इसी में से अगर देखोगे तो यही बिजावर बेसिन से यहाँ पर क्या बनेगा, अगला अरावली पर्वत, अरावली नहीं, कौन सा हमारा, सतपुड़ा। ठीक है ना, इसके बाद क्या बना यहाँ पर, सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा। ठीक है, और बिजावर बेसिन मतलब कौन सा, कडप्पा चट्टानों का हिस्सा है, कडप्पा विंध्यन का। वैसे तो मुख्य रूप से देखेंगे बिजावर से विंध्या बना, लेकिन विंध्यन कडप्पा का ही रीजन है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन के आ रहा है आपका, सतपुड़ा माउंटेन, और ये दोनों बेसिन से ही निकल करके आया आपका विंध्याचल। पहले छत्तीसगढ़ बेसिन बहुत बड़ा था, आज तो बहुत छोटा सा हो गया। ठीक है ना, तो इसके बाद क्या बना, विंध्याचल पर्वत। ठीक है, तो फर्स्ट माउंटेन जो बना अरावली, उसके बाद ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट के बाद सतपुड़ा माउंटेन बना, सतपुड़ा के बाद क्या बना, विंध्याचल माउंटेन बना, यहाँ पर टेक्टोनिक इवेंट से होते हुए। ठीक है ना, तो पहले तो ये दोनों बने, उसके बाद बेसिन्स बने, फिर बेसिन के बाद इन माउंटेन्स का निर्माण हुआ। ठीक है ना, और ये एज था लगभग हमारा कब तक, विंध्याचल माउंटेन जब बना। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हुआ है, डेक्कन ट्रैप है नहीं, उसके बाद हमारा क्या है, गोंडवाना है। ठीक है ना, उसके बाद गोंडवाना है ना। ठीक है, तो फिर ये रॉक ये प्लेट आपका और आगे बढ़ा, अभी ऊपर की ओर मूव कर रहा था, तो जब ये प्लेट इसके आगे बढ़ा तो क्या हुआ, ये आर्म एक्टिवेट हुए एक बार फिर से, और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ जगह पे भ्रंशों का निर्माण हुआ, मतलब लैंड क्या हुए, नीचे की ओर चले गए और रिफ्टिंग हुआ, और रिफ्टिंग होने के कारण वेजिटेशन नीचे गया और आगे चलकर क्या बना, गोंडवाना बना। ठीक है, तो यहीं पर क्या हुआ कि ये तो पहले से जंक्शन जो था ये तो था, पर इसके साथ साथ इसकी जंक्शन के आसपास के हिस्से में फिर से रिफ्टिंग होना स्टार्ट हुआ, और यहाँ पर क्या हुआ, कुछ छोटे छोटे इस तरह से रिफ्ट रीजन बन गए। ठीक है, और ये जो रिफ्टेड रीजन बने, यहाँ पर क्या हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट नदी बहने लगी है आज के डेट में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना, दामोदर रिफ्ट, यहाँ पर बन गया दामोदर रिफ्ट, जहाँ पर आज हम देखते हैं कोयला, महानदी घाटी। ठीक है, तो दामोदर घाटी बनी, महानदी घाटी बनी, उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, गोदावरी। ठीक है, इस तरफ था आपका नर्मदा और ताप्ती, तो ये सब क्या हुआ, वैली रीजन बना, और इसी वैली रीजन पे ही आज के डेट में हम देखेंगे तो क्या मिलता है हमको, कोयला मिलता है, क्योंकि रिफ्ट हुआ और रिफ्टिंग के बाद क्या हुए, वहाँ पर सारे के सारे ये नीचे हुए। ठीक है, तो अगला फॉर्मेशन क्या देखने को मिला, यहाँ पर बने हमारे जो प्रेजेंट कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो भारत के आज जो क्या है, कोयले के खान है, कोल फील्ड्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कार्बोनिफेरस काल था और इसी समय के जो चट्टान बने इसी को बोलते हैं कोयले युक्त। ठीक है ना, तो यहीं से इंडिया में जो कोयला है, जो गोंडवाना कोयला है, वो यहीं से प्रारंभ हुआ। ठीक है ना, तो गोंडवाना भूमि के ऊपर मिलने वाले कोयले को हम गोंडवाना कोल बोलते हैं। ठीक है ना, और आपका जो दूसरा है गोंडवाना भूमि बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं गोंडवाना रॉक भी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, इस रीजन पे जो सबसिस्टेंस हुआ, इसके बाद जितना मतलब इस रीजन में चट्टान मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो क्या है, गोंडवाना रॉक से, पर पूरा भूमि क्या कहलाएगा, गोंडवाना। क्लियर है, तो इसके बाद क्या हुआ, कोल फील्ड्स का निर्माण हुआ। ठीक है ना, कोल फील्ड निर्माण के बाद प्लेट हमारा आगे इसके और आगे मूव करता है। उसके पहले क्या हुआ, ये वाला जो ये देखो, ये जो है आपका क्या हो रहा है, दो प्लेट आपस में से टकरा रहे हैं, तो उसके बीच का रीजन है, अगर यहाँ से कभी भी प्रेशर रिलीज होगा तो क्या होगा, ये दूर आ जाएंगे।
ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो एक समय आया जब ये वाला जो जंक्शन है ये फिर से क्या हुआ, एक्टिव हो गया, और एक्टिव होने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर से अचानक से प्रेशर बढ़ी कुछ हज़ार सालों तक, जिसके कारण क्या हुआ, दरार आई और वहाँ से ज़मीन टूटकर नीचे की ओर धंस गई। ठीक है, तो ये जो रीजन था, अब वो प्लेट कैसा होने लगा, देखो कुछ इस तरीके से। और ये वाला जो हिस्सा था भारत का, वो नीचे टूटकर नीचे की ओर धंस गया। ठीक है ना, यहाँ से क्या था, लैंड जो था इसको बोलते हैं वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ इंडिया। वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ इंडिया ब्रोक डाउन एंड सब्सिडाइज, वो टूटा और क्या हुआ, नीचे की ओर धंस गया, और बाद में जो बगल के पानी थे वो उसके ऊपर आ गए। ठीक है ना, इसलिए अगर आप देखोगे वेस्टर्न ऑफ शोर में तो क्या मिलता है, ऑयल ज़्यादा मिलते हैं। तो पहले प्रॉपर एक लैंड था, पर वो लैंड क्या हुआ, टूटकर नीचे की ओर धंस गया और उसके ऊपर क्या हो गया, पानी आ गया। इसीलिए अगर वेस्टर्न घाट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट एक प्रकार का ट्रू माउंटेन नहीं है, एक प्रॉपर रूप से बना हुआ क्या नहीं है, पर्वत नहीं है। उस वैसे पर्वत को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। मतलब जब ज़मीन ऐसा है और ज़मीन के धंसने के कारण ये लग रहा है माउंटेन के जैसा बना हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। पर जब दो ज़मीन आपस में टकराते हैं और उसके कारण क्या होता है, एक माउंटेन का निर्माण होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, फोल्ड माउंटेन, वलित चट्टान। ठीक है ना, या वलित पर्वत। तो इसी तरीके से क्या है कि जो आपका वेस्टर्न घाट है वो क्या हुआ, यहाँ से एक लैंड था और ये टूट गया और नीचे की ओर धंस गया, और उसके कारण एक माउंटेन जैसा ओरिजिन देखने को मिला, उसको बोलेंगे क्या हम लोग, वेस्टर्न घाट बोलते हैं। तो इसी कारण क्या हुआ, जब ये नीचे की ओर धंसा तो धंसने के कारण क्या हुआ, यहाँ पर माउंटेन सा अपीयरेंस चालू हुआ और छोटे छोटे माउंटेन्स यहाँ पर देखने को मिले, और उससे निर्माण किसका हुआ, पश्चिमी घाट का। ठीक है, तो क्या बना, वेस्टर्न घाट। अब उस घाट से जो रिवर निकलेंगी वो फिर धीरे धीरे क्या करेंगे, कोस्ट का फॉर्मेशन कराएंगे। तो कोस्ट तुरंत नहीं बन गया था, पहले क्या बना, वेस्टर्न घाट बना, और ये जो शेप है इंडिया के इस तरह वेस्टर्न साइड का, वो यहाँ पर बनकर सामने आया। ठीक है, इसलिए क्या कभी कभी मानते हैं कि देखो पहले तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ये था, फिर ये माना गया कि ये डूब कर धंस गया, तो यही अरावली के एक्सटेंशन किसको मानते हैं, लक्षद्वीप को, कि वो जो वेस्टर्न फ्लैंक धंस गया, इसीलिए वो क्या है, एक्चुअल में बोलते हैं कि हो सकता है कि लक्षद्वीप जो है वो अरावली का ही हिस्सा रहा हो। पढ़ते हैं ना चीज़, तो इसीलिए बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, ये नीचे की ओर सब्सिडाइज हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, वेस्टर्न कोस्ट बोला आपका क्या फॉर्मेशन हुआ, पश्चिमी घाट का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, इसके बाद जब इंडिया और आगे जा रहा था, ठीक है ना, तो इन तीनों को मैं पहले इधर ले आता हूँ, इसके बाद इंडिया को और आगे लेके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद इंडिया को हम लोग और आगे देखते हैं। अब इसके बाद जब हम लोग आगे जा रहे थे, तो अभी अगर हम लोग वर्तमान का नक्शा देखें, वर्ल्ड का मैप अगर अभी देखें, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। सपोज दिस इज इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका अफ्रीका है। ठीक है, आज के लैंड ऐसे हैं। तो यहाँ पर आपका मेडागास्कर है, और इसके बाद जाएंगे तो यहाँ पर एक बिंदु आती है जिसको बोलते हैं रीयूनियन हॉटस्पॉट। रीयूनियन हॉटस्पॉट। हॉट स्पॉट्स क्या होते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी देखोगे तो बड़ा सा चट्टान होता है, उससे एक बार में विस्फोट होता है। वैसे ही हॉट स्पॉट कहते हैं, छोटे छोटे प्ल्यूम्स होते हैं, जगह होते हैं जहाँ से लगातार क्या हो रहा होता है, फिशर इरप्शन। फिशर इरप्शन मतलब निरंतर वहाँ पर थोड़े थोड़े ज्वालामुखी के क्या होते हैं, लावा निकलते रहते हैं। ठीक है ना, एक बहुत बड़े मात्रा में, थोड़े थोड़े मात्रा में लगातार क्या हो रहे हैं, वहाँ से ज्वालामुखी निकल रहे हैं। तो इंडियन प्लेट उस समय कहीं यहाँ पर था, ये सब ऐसा जुड़ा नहीं था, तब वो मूव कर रहा था और वो क्या हुआ, इस रीयूनियन के ऊपर से गुजरा। ठीक है, तो इस समय क्या हुआ, इस रीयूनियन के ऊपर से गुजरा। तो सपोज करो ये आपका भारतीय प्लेट था, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो ये प्लेट क्या हुआ, इसके ऊपर से गुजरा। तो जब ये गुजरा तो क्या हुआ कि इसका ये हिस्सा तो इस तरीके से निकल गया, बट ये वाला जो हिस्सा था ये सीधा इसके किस में आया, इन्फ्लुएंस में आया। ठीक है ना, ये हिस्सा इससे के इन्फ्लुएंस में आया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, नेक्स्ट स्टेज में जब हम लोग क्या हो रहे थे, रीयूनियन हॉटस्पॉट के ऊपर से गुजरे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ कहीं पर क्या था, रीयूनियन हॉटस्पॉट था। ठीक है, और इसके ऊपर से क्या हुआ, भारतीय प्लेट गुजरा कुछ इस तरीके से। ये मान लेते हैं इंडियन प्लेट है, तो उसका ये वाला जो हिस्सा है वो क्या हुआ, इससे अफेक्टेड हुआ। और ये हॉट स्पॉट से क्या होता है, लगातार लावा निकल कर इंडियन प्लेट के ऊपर जमना चालू हुआ। ठीक है, इसी से क्या हुआ, लगातार लावा का इरप्शन हुआ और वो लावा यहाँ पर फैलते हुए जम गया, और जमने के बाद इससे क्या बना, दक्कन ट्रैप बना। ठीक है ना, और वही दक्कन ट्रैप एक सीढ़ीनुमा आकार बना। हुआ क्या था एक्चुअल में, देखो ये बिंदु है, मान लो यहाँ से लावा इरप्शन हो रहा है। ठीक है, और ये मान लेते हैं कि वो हिस्सा है इंडिया का जो इस लावा के ऊपर से गुजरा। ठीक है, तो एक जब लावा जब फैलने लगा तो उससे क्या हुआ, एक प्रॉपर स्लोप का निर्माण हो रहा था। किस तरीके से, मान लेते इसको मैं 3 हिस्से में बांट देता हूँ। ठीक है ना, अब ये क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट ये हुआ, सेकंड पार्ट और ये हुआ थर्ड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पहले आया इसके ऊपर, फर्स्ट पार्ट ये वाला, तो यहाँ पर लावा इरप्ट हुए कुछ इस तरीके से, और वो एक स्लोप बना लिया अपने ऊपर।
फिर प्लेट तो लेकिन आगे मूव कर रहा था, पर रीयूनियन हॉटस्पॉट तो वहीं था। तो जब ये आगे बढ़ा तो क्या हुआ, इसके ऊपर ये वाला पोर्शन आया, ठीक है, ये वाला पोर्शन आया तो लावा यहाँ पर फैला, पर उसका ढाल कैसा था, नीचे की ओर ही था, तो लावा इसके ऊपर जाकर यहाँ पर भी फैल गए, ठीक है। वही लावा जो थे वो ढाल के साथ साथ धीरे धीरे उसमें भी जाने लगे। थर्ड स्टेज आया तो लावा यहाँ पर इरप्ट होना चालू हुआ, और यहाँ से जो लावा था वो इसके ऊपर भी इरप्ट होकर फैलने लगा, और वो इसके ऊपर भी फैलने लगा। तो अगर हम इसको अगर प्रॉपर देखते हैं तो देखने में वो कैसा दिखा कि देखो थर्ड वाले में अगर एक बार इरप्शन होकर उसमें जमाव होकर वो ठंडा हुआ, तो सेकेंड वाला कितने बार हुआ है, कुछ ऐसा 2 टाइम्स। और जो थर्ड वाला है वो कैसा होगा, ठीक है। तो उसको अगर देखोगे तो ऐसा जाओगे तो कैसे दिखेगा, एक सीढ़ी की तरह दिखेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सीढ़ी नुमा आकार, ठीक है, क्योंकि उसमें लेयर के हिसाब से लावा क्या हुआ है, निकला और निकलने के बाद जमकर ठंडा हुआ। तो एक लेयर्ड शेप में लावा का एक्यूमुलेशन हुआ, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लावा एक्यूमुलेटेड ट्रैपन बेड, ठीक है, या बोल सकते हैं डक्कन ट्रैप। तो डक्कन ट्रैप का इसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो वेस्टर्न घाट के बाद क्या बना, डेक्कन ट्रैप, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन हुआ। डेक्कन ट्रैप फॉर्मेशन के बाद फिर यहाँ पर क्या हुआ, हमारे जो कोस्ट हैं, ठीक है ना, जो यहाँ से क्या थी, रिवर आ रही थी, वेस्टर्न घाट से जो नदियाँ निकली वो धीरे धीरे आकर यहाँ पर अपना जमाव करना प्रारंभ की, और यहाँ से भी जो नदी इस तरह बह रही थी वो भी अपना जमाव प्रारंभ की, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे फिर आपका कोस्टल फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये कोस्ट तो सीधा बनकर आए, वेस्टर्न घाट के साथ ही टूटे थे, तो धंसकर, मतलब वो ज़मीन जो था वो ज़मीन के बगल का ज़मीन धंस जाने के कारण वहाँ पर कोस्ट का निर्माण हुआ, ठीक है ना। पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समुद्र प्रॉपर बनी और यहाँ पर रेत आकर जमना प्रारंभ हुए साइड में, जिसके कारण क्या हुआ, एक कोस्ट का फॉर्मेशन हुआ, डेल्टा फॉर्मेशन, और उससे क्या हुआ, कोस्ट का फॉर्मेशन। तो कोस्ट को अगर देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। जो तट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है इमर्जेंट कोस्ट, एक होता है सबमर्जेंट कोस्ट, और एक होता है कंपोजिट कोस्ट। पढ़ाऊंगा इसको अभी आगे चलकर, ठीक है। जिसमें से हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है वो क्या है, वो धंस के बना है, इसलिए उसको बोलते हैं सबमर्जेंट कोस्ट, जो डुबान के कारण हुआ। ईस्टर्न कोस्ट क्या है, नदी अपने डेल्टा से रेत ला के जमा किया और उसके कारण क्या हुआ, धीरे धीरे आगे कोस्ट बनना चालू हुआ, उसको बोलते हैं इसलिए इमर्जेंट कोस्ट। और एक ऐसा जगह जहाँ पर दोनों ही देखने को चीज़ मिलेंगी उसको बोलते हैं कंपोजिट कोस्ट, जो आज वर्तमान में देखेंगे तो कहाँ पर है, मालाबार पे, केरल के मालाबार पे, ठीक है ना, पढ़ाऊंगा उसके बाद। तो यहाँ पर फिर क्या फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर हुआ कोस्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के जो तट है उसका फॉर्मेशन हुआ वेस्टर्न कोस्ट का, और उसके साथ साथ आगे चलकर बना ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट का फॉर्मेशन और भी थोड़ा लेट डिले हुआ ऊपर का जो है, क्योंकि जब अभी गंगा और बाकी जो नदियाँ वो तो ही बनी नहीं है, ठीक है। तो याद रखना कि वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा पुराना है हमारे ईस्टर्न कोस्ट से, पहले पश्चिमी तट बना है, बाद में पूर्वी तट बना है, क्योंकि पूर्वी तट बनने के लिए गंगा वगैरह की नदी तो आई ही नहीं, तो कहाँ से बन जाएगा उतना ज़्यादा, ठीक है ना। तो ईस्टर्न कोस्ट पुराना नहीं है आपका, वेस्टर्न कोस्ट पुराना है, पर ईस्टर्न घाट पुराना है और वेस्टर्न घाट क्या है, नया है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ईस्टर्न कोस्ट वेस्टर्न कोस्ट से पुराना है, तो नहीं, वेस्टर्न कोस्ट ज़्यादा पुराना है, ईस्टर्न घाट पुराना है ज़्यादा कि वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट ज़्यादा पुराना है, ठीक है ना। तट और घाट में ध्यान रखना कि कौन सा पुराना है कौन सा नया है, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा टिपिकल ज्योग्राफी पूछा जाए तो वहाँ से वो क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा। क्लियर है? किसका, तट और घाट का क्या डिफरेंस बताऊँ इसमें। घाट मतलब आपका जो माउंटेन है पूरा, ये तो लिखा है ईस्टर्न घाट पुराना है वेस्टर्न घाट से, ईस्टर्न घाट शुरू से बना है, वेस्टर्न घाट बाद में बना है, पर कोस्ट कौन सा पहले बना है, वेस्टर्न कोस्ट पहले बना है, ईस्टर्न कोस्ट बाद में बना है। अभी समझ आया? ये तो बोल रहा हूँ तट और घाट में क्या अंतर है, तो ये तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो कोई बात नहीं। ओके इसके बाद फिर हम लोग की जर्नी और आगे बढ़ी, ठीक है ना। और अब इसके बाद क्या हुआ, जो हमारा ये जो प्लेट था इसके ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जब ये वाला जो साइड है यहाँ पर क्या हुआ, एक समय के बाद डाउन वार्पिंग हुई। डाउन वार्पिंग एक फिनोमिना है जिससे क्या होता है, कोई ज़मीन में अगर ज़्यादा पानी आने लगे तो वो नीचे की ओर सिकुड़ जाती है, गीली होकर वो ज़मीन नीचे की ओर चली जाती है। अभी ऐसी डाउन वार्पिंग कहाँ हो रहा है, इंडोनेशिया में, और बोला जा रहा है समय के साथ इंडोनेशिया क्या होगा, पानी के नीचे डूब जाएगा। तो वैसी ही एक डाउन वार्पिंग हुई, और डाउन वार्पिंग होने के कारण हमारा जो ये वाला हिस्सा था ये भी समुद्र के नीचे चला गया, ठीक है। और जो इंडिया का आज हम लोग शेप देखते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इंडिया उस टाइम पे बन गया। ये तो था, ये वाला हिस्सा ऐसे मुड़कर ऐसा हो गया, कुछ ऐसा, ठीक है। और ये जो हिस्सा है ये क्या हुआ, डाउन वार्पिंग होने के कारण नीचे की ओर धंस गया।
और धंसने के कारण क्या हुआ कि यही डाउन वार्पिंग का जो बड़ा सा एरिया था उसमें क्या हुआ, मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ, समुद्र का पानी आया और आगे चलकर इसी क्षेत्र में हमको क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। इसी को बोलते हैं शिलोंग शेल्फ, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे आगे चलकर। तो डाउन वार्पिंग हुआ और डाउन वार्पिंग हुआ और इसमें ये जो जगह बना इसको बोलते हैं मालदा गैप या गारो राजमहल गैप। मालदा गैप या इसी को दूसरा नाम क्या है, गारो राजमहल गैप, ठीक है, जो कि यहाँ पर राजमहल माउंटेन और इधर देखेंगे तो गारो के बीच में आता है। गारो राजमहल गैप, इसी का नाम है मालदा गैप। तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, इंडियन प्लेट बना। क्लियर हो रहा है? और फाइनली जाकर फिर यही प्लेट जो है इस तरीके से इससे अभी टकराया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये दोनों प्लेट आपस में टकराना स्टार्ट होंगी, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ठीक है ना। तो उसको हम लोग एक साथ समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अगला क्या बना यहाँ पर, गारो राजमहल गैप। अब इसमें आप लोगों को लग रहा है कि डेजर्ट कहाँ गया, ये चीज़ कहाँ गया है ना। तो याद रखना कुछ चीज़ें टेक्टोनिकली बनी हैं और कुछ चीज़ें क्या हुई बाद में एक्सोजेनेटिक फोर्स से बनी है। एक्सोजेनेटिक मतलब जो बाहर से जो तंत्र लगे, चाहे हवा लगे या जो आपका बारिश होता है, वो सब के कारण फिर धीरे धीरे बाकी चीज़ों की निर्माण हुई है, ठीक है ना। वो सब चीज़ों की संरचना इसके बाद होनी प्रारंभ हुई। पर अभी फिलहाल देखेंगे तो क्या क्या बना, अरावली, ईस्टर्न घाट, बीजावर, छत्तीसगढ़ बेसिन, सतपुरा, विंध्याचल, कोलफील्ड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन ट्रैप, कोस्ट और उसके बाद गारो राजमहल गैप। और फिर उसके बाद ये दोनों आपस में टकराना प्रारंभ किए, ठीक है। अब वो टकराते हैं तो वहाँ पर क्या क्या होता है उसको अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका यूरेशिया, ठीक है, और यहाँ नीचे सपोज कर लेते हैं आ गया था इंडियन प्लेट। भारतीय प्लेट जो है वो यहाँ पर कहीं पर आया, ठीक है। अब ये जो ये टकराव हुआ, ये टोटल लेक्चर देखें तो 5 से 6 चरण में हुआ, ठीक है। और ये दोनों के बीच का एरिया, जब ये दोनों एकदम क्लोज आ गया था तो इसके बीच के एरिया में क्या कहलाया, एक एनक्लोज सी बना, एक छोटा समुद्र बना, ठीक है। पहले वो महासागर का हिस्सा था, फिर वही महासागर जब बहुत द्वीप पास आ गया तो उसके बीच में क्या बन गया, एक समुद्र बन गया, सी। और इस सागर का नाम दिया गया तैथिस सागर, ठीक है। इसी को बोलते थे तैथिस सागर, तैथिस सी। क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक बार अच्छे से यहाँ पर भी देख लेंगे, इधर से ही बताते चलूँगा, वहाँ ही बताऊँगा। तो यहाँ पर एक प्लेट है ये वाला, जिसको बोलेंगे यूरेशियन प्लेट, ये फिक्स नेचर का है। अब ये वहीं पर है और बाकी दूसरा प्लेट जो है उसके आगे टकरा रहा है, ठीक है, वो तो फिक्स हो गया है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये क्या था, ओशियन प्लेट था, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है, महाद्वीपीय प्लेट था। ये ओशियन प्लेट और ये एशियन, किस ओशियन का बेस था, समुद्र की गहराई में भी जमीन होगा ना, अनंत तक थोड़ी ना गहरा है कि कूद गया तो एकदम अनंत में गिर गया पृथ्वी के बाहर, ऐसा तो नहीं होगा ना। कोर वोर सब है ना, तो एक समय तक ही गहरा होगा ना, उसके बाद तो क्या होगा, लैंड ही आएगा। तो समुद्र के नीचे भी भूमि है, ठीक है ना। और उस वो जो क्रस्ट बनेगा उसको क्या बोलेंगे, ओशियनिक क्रस्ट। तो यहाँ पर क्या था, ओशियनिक क्रस्ट, जो कि तैथिस सी का था। और इधर क्या आपका इंडियन प्लेट, ये क्या है, भारतीय प्लेट है। अब ये 3 चीज रह गए, बीच में एक समुद्र था, यही स्थिति है, उसको दूसरे तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो है ये तो फिक्स है, ये तो इधर मूव नहीं करता। अब इंडियन प्लेट धीरे धीरे इसके ऊपर मूव करने लगा, ठीक है। जब ये प्लेट इसके ऊपर जब इधर से आके इधर मूव करने लगा तो ये जो नीचे वाला प्लेट है इसके ऊपर क्या बना, प्रेशर क्रिएट होने लगे, उसके ऊपर क्या हुआ, कंप्रेशन क्रिएट हुआ, ठीक है ना। जब वो कंप्रेस होने लगेगा, जैसे तार को मैं अगर ले लूँ, यहाँ पर अभी तार तो है नहीं, तो उसको अगर मैं दबाऊंगा तो क्या होगा, ऐसे कर्ल होने लगेगा, होगा ना, कर्लिंग स्टार्ट हो जाएगी उसमें। तो उसी तरीके से ये जो प्लेट है इसमें धीरे धीरे क्या हुआ, कर्ल स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, कर्ल एंड फ्लो बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस तरीके से यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट कुछ इस इतने पास आ गया, और ये जो ओशियन बॉटम था ये धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ इस तरीके से कर्ल होते होते इस तरीके से कर्ल हो गया। क्लियर हो रहा है? पहले तो वो कर्ल होना चालू हुआ और कर्ल होते होते यहाँ पर इसका जमाव होना, इधर जाकर वो प्लास्टर्ड होने लगा इस प्लेट पे, और धीरे धीरे वही ऊपर उठने लगा। तो जब 2 प्लेट टकराते हैं और उसके बाद जो ओशियन का चीज़ है वो आकर उसमें जब प्लास्टर होता है उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। और इसी तरीके से सबसे पहले किसका निर्माण हुआ, यहाँ पर। तो कहाँ निर्माण होगा, देखो, क्योंकि ये उसको पुश कर रहा है तो प्रेशर जो नीचे वाले में लगा वो जाकर इसमें स्टिक होना चालू है। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांस हिमालय। गुड। तो यहाँ बना ट्रांस हिमालय, जिसके 3 हिस्से हैं, ठीक है ना। कौन कौन से हैं, काराकोरम, लद्दाख और जांस्कर। और देखेंगे तो कैलाश भी है, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और ये दोनों के बीच आएगा कैलाश। तो इनका यहाँ पर क्या हुआ, निर्माण हुआ। क्लियर है? तो ये इनिशियल फोर्स थे तो उससे बना।
फिर उसके बाद जब मेन जो ये मेजर पोर्शन है बीच का, वो आपस में मतलब जो सबसे बड़ा हिस्सा था ये वाला जो हिस्सा था बड़ा वाला, ये भी अब क्या हुआ है, धीरे धीरे इंडियन प्लेट और आगे बढ़ने लगा। अब उस स्थिति में इंडियन प्लेट कुछ ऐसा हो चुका था, ठीक है। ये यहाँ पर आपके ट्रांस हिमालय हो गए थे, इंडियन प्लेट थोड़ा थोड़ा इसके नीचे जाना चालू हो चुका था हल्का सा, और यहाँ पर सबसे अधिक जो क्या था चीज़ें वो उसका उठाव हुआ, और इस उठाव से क्या बने, तो यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स बहुत ज़्यादा, फोर्स तो बहुत ज़्यादा नहीं था, पर यहाँ पर क्या था, जो गाद है वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। सेडिमेंट सबसे ज़्यादा थे यहाँ पर, लेकिन प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं था, और उसके कारण क्या हुआ है, सेकंड स्टेजेस ऑफ माउंटेन बनी, और वो एकदम कंटिन्यूस चेन जैसे बने लंबे से, क्योंकि वहाँ पर क्या था, सेडिमेंट बहुत ज़्यादा था, और एक हाई सेडिमेंट से लेते हुए एक चेन बना सीरीज ऑफ माउंटेन, इसको बोला गया ग्रेटर हिमालयस, महान हिमालय। महान हिमालय के बनने के बाद ये दोनों लगभग क्लोज आ चुके थे, ये दोनों प्लेट एकदम क्लोज आ गए थे, है ना। अब 33C का जो सेडिमेंट था लगभग वो कंज्यूम हो चुका था, ठीक है, बस इतना ही सेडिमेंट बचा हुआ था 33 सागर का, और वो अब बिल्कुल खत्म होने वाले थे, है ना। तो अब ये क्या हुए, ये प्लेट और ज़्यादा सब्सिडाइज होना चालू हुआ। अब इस समय क्या था, क्योंकि चीज़ें बहुत छोटी थी, तो प्रेशर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। प्रेशर बढ़ने के कारण क्या हुआ, उठाव तो हो रहा था, लेकिन एकदम प्रेशर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, कहीं पर ज़्यादा हो रहा था, कहीं पर क्या था, प्रेशर कम था। जहाँ ज़्यादा सेडिमेंट था वहाँ पर प्रेशर थोड़ा सा कम था, जहाँ पर कम था वहाँ प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, जिसके कारण क्या हुए, जो माउंटेन चेन बना वो धीरे धीरे टूट गया छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। तो इस तरीके से एक डाइसेक्टेड रेंज बने माउंटेन के, जिसको बोला गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, प्रेशर अधिक था, और अधिक कंप्रेसिव फोर्स होने के कारण ये टूट गए, और टूटने के कारण यहाँ पर क्या बने, कुछ सीरीज ऑफ माउंटेन, जिसको बोला जाता है मध्य हिमालय, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा, ठीक है, जिसमें से ये क्या है, पीर पंजल, उसके बाद क्या है, धौलाधार, उसके बाद क्या है, नाग तिब्बा, उसके बाद आगे बनता है महाभारत रेंज, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट रेंज यहाँ पर बनते हैं, कौन कौन से, पीर पंजल, धौलाधार, महाभारत और नाग तिब्बा। नाग तिब्बा और महाभारत ऐसा लिखना, पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा और महाभारत। पहले नाग तिब्बा आएगा, महाभारत उसके बाद में आएगा, ठीक है ना। पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा और महाभारत। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं किसी को, वेल एंड गुड, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि ये सेडिमेंट खत्म हो गए, तो क्या पूरा हिमालय 33 के गाद से बना है, नहीं, ट्रांस, मिडिल और ग्रेटर। शिवालिक उससे नहीं बना है, ठीक है ना। तो शिवालिक कहाँ से बना है उसको देखते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि ये जब दोनों आपस में टकराए और कुछ इस तरह की स्थिति का निर्माण हुआ, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा यहाँ पर एक और डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम समझते हैं, ठीक है। जब ये टकराए और सब कुछ हुआ तो कुछ प्लेट कुछ इस तरीके के फॉर्मेशन में पहुँच गए थे, ठीक है। ये आपका यूरेशियन प्लेट, यहाँ पर आपके माउंटेन्स थे, ठीक है। इधर क्या था, इंडियन प्लेट नीचे की ओर घुस रहा था, और यहाँ पे एक डिप्रेशन सा क्षेत्र बना। वो कैसे बने, क्योंकि यहाँ से कुछ नदियाँ निकली और नदी लाकर अपने आप को यहाँ पर जमाना प्रारंभ की। रिवर आई, यहाँ से उसको इरोड करते हुए लाकर अपने सेडिमेंट को जमा करने लगी, और ये दोनों जहाँ पर टकराए तो वहाँ पर क्या था, एक गड्ढा सा क्षेत्र बना, डिप्रेशन, ठीक है। इसी डिप्रेशन को बोलते हैं 4 डीप बेसिन, ठीक है ना। 4 डीप बेसिन थ्योरी दी गई है, पूछेंगे ना 4 डीप बेसिन सिद्धांत किससे संबंधित है, ठीक है। तो फिर उसी बेसिन में क्या हुआ, समय के साथ जो रिवर आई निकल कर, वो आकर अपने सेडिमेंट्स को जमा करना चालू की, और जब वो उनका जमाव की तो उसी से क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर का मैदान, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या बना, इसके बाद यहाँ पर बनेगा, यहाँ इसे रिवर आई और रिवर आके अपना सेडिमेंट जमा की, और इस रीजन पे देखेंगे तो क्या बना, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर का मैदान बना, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो अब इसमें उत्तर के मैदान में क्या है, नदियों का पूरा क्या जमा है, गाद जमा हुआ है, रिवर सेडिमेंट्स जमा है। और अब उसके बाद क्या होगा, क्योंकि आज भी प्लेट मूव कर रहा है, तो ये प्लेट आगे और मूव कर रहा है, तो ये भी सेडिमेंट क्या हो रहे हैं, अब धीरे धीरे टकराना स्टार्ट हो रहे हैं, और इनका उठाव हुआ, ठीक है। और उससे क्या बने, शिवालिक। तो याद रखना कि ऊपर के 3 हिमालय जो हैं वो किससे बने हुए हैं, समुद्र 33 सागर से बने हुए हैं, और जो नीचे का वो क्या है, रिवर ओरिजिन का है, फ्लूवियल ओरिजिन के हैं, नदी के गादों से बना हुआ है, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या बना, शिवालिक। तो शिवालिक नीचे बनेगा कि ऊपर, नीचे कैसे बन जाएगा, ये जाके टकरा रहा है तो सेडिमेंट तो यहीं जमा होगा ना, उत्तर के मैदान के ऊपर है ना शिवालिक, नीचे है, ऊपर ही है ना, सिंपल सी बात है, क्योंकि टकराव तो ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो इससे ध्यान रखना है।
तो सबसे अंत में क्या बना, शिवालिक बना। इसीलिए हिमालय को बोलते हैं क्या, यंगेस्ट लैंड मास ऑफ इंडिया। भारत का सबसे जो क्या है यंगेस्ट लैंड मास है, सबसे नया भूमि है, वो क्या है, हिमालय को बोलते हैं। पर अगर देखा जाए, अब मैं अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दूं आपके लिए, ठीक है ना, तो इस ट्विस्ट ये कर दूं कि पूछूंगा कि इनमें से भारत का सबसे नया भूमि कौन सी है, ठीक है ना। और वहाँ पर मैं देख दूंगा आपको उत्तर का मैदान, मध्य हिमालय, ठीक है ना, दक्कन ट्रैप और अरावली। तो क्या होगा, उत्तर का मैदान, मध्य हिमालय कहाँ से हो गया, शिवालिक ही नया है, उत्तर का मैदान सिर्फ शिवालिक से पुराना है। पर आप क्वेश्चन क्या लिखाता है, हिमालय सबसे ओल्डेस्ट है, तो हाँ शिवालिक है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हिमालय सबसे नया है, तो वहाँ पर क्योंकि शिवालिक है इसलिए बोल देते हैं। पर अगर हिमालय को तोड़कर पूछना चालू कर देंगे तब फिर याद रखना केवल शिवालिक ही है जो सबसे नया है, उसके पहले जस्ट बना है। तो इस सीक्वेंस को याद रखना है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ इस तरीके से माउंटेन का फॉर्मेशन आगे बढ़ता गया, ठीक है। तो गारो के बाद क्या बन रहा था, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है ना। उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर का मैदान, और उसके बाद क्या बना, शिवालिक। क्लियर है। तो भारत की जो सबसे नई भूमि है वो क्या है, हिमालय। क्लियर हुआ यहाँ तक कि किस तरीके से इंडिया का ये जो लैंड मास है ये धीरे धीरे बनकर चालू, ठीक है ना। तो ये क्या था, ये सीक्वेंस था, जैसे जिस सीक्वेंस से हमारी जो लैंड मास है ये धीरे धीरे बनकर चालू है। क्लियर है, किसी कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये लगभग सभी का फॉर्मेशन को मैंने बता दिया, जितने भी हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं। चलो ठीक है। तो ये जो अभी हम लोग मैप देख रहे थे, तो ये जो ज्योग्राफी में पढ़े, तो इससे क्या हुआ कि यही सारी चीज़ लैंड को मिलाकर आगे चलकर जब उसको पढ़ा गया, स्टडी की गई, वहाँ के रॉक को, वहाँ पर वेजिटेशन को, वहाँ के क्लाइमेट को, तो इन सभी को देखते हुए उसको क्या किया गया, कुछ हिस्सों में बांटा गया। एक व्यक्ति हुए SP चटर्जी, उन्होंने एक्चुअली मेन क्लासिफिकेशन किया था। SP चटर्जी जी आए और वो बोले कि भारत का जो भी पूरा लैंड है इसको उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रॉक टाइप्स, वेजिटेशन, क्लाइमेट, हर एक चीज़ में हर एक पहलू को देखकर उसका विभाजन किया और विभाजित करके बताया कि भारत की भूमि को मुख्य रूप से 6 अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन में उन्होंने बांटा। किसने बांटा था, SP चटर्जी, ठीक है ना। तो SP चटर्जी ने, ठीक है। तो दो चीज़ें देखते हैं हम लोग, एक पढ़ते हैं क्या, आपका जियोलॉजिकल डिवीजन जो रॉक के आधार पे होता है, बहुत है ना, तो रॉक के हिसाब से होता है, उसमें केवल रॉक को देखते हैं। और दूसरा क्या होता है, ज्योग्राफिकल डिवीजन या फिजिकल डिवीजन, जो केवल चट्टानों के आधार पे नहीं करते, उसके साथ साथ वहाँ पर जो भी चीज़ें मिलती सभी चीज़ों को देखकर किया जाता है, उसको बोलते हैं फिजिकल डिवीजन। एंड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल डिवीजन इंडिया को SP चटर्जी जी ने इन सारी चीज़ों में बांटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बताया उन्होंने पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार, पेनिनसुलर प्लेट्यू भारत की सबसे प्राचीनतम लैंडमास क्या होगी, ये, क्योंकि सबसे पहले यही बना और इसके ऊपर सब बने। और पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसा बना था वो देखे थे हम लोग कि 3 माइक्रो कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े थे, अरावली, सिंहभूम और धारवाड़, और उसी से क्या बना था, प्रायद्वीपीय पठार बना था। अब उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। प्रायद्वीपीय पठार के बाद दूसरा जो लैंडमास यहाँ पर बनकर सामने आया, जो इन्होंने अपने डिवीजन में बताया, मतलब वो सीक्वेंस में नहीं है ना, जो बताया बस वो बता रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला द हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है ना, हिमालय का पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालयन माउंटेन्स। फिर तीसरा डिवीजन उन्होंने जो दिया वो क्या दिया, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, उत्तर का मैदान, ठीक है। चौथा वो बताया भारत के तट, द कोस्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या दिया डिवीजन, कोस्ट के बाद डेजर्ट, मरुस्थल, ठीक है। तो इसमें देखो मरुस्थल निर्माण के बारे में हम लोग बात नहीं किए, डेजर्ट ऑफ लेट बनता है कुछ और कारणों से, तो उसको जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो डेजर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। और डेजर्ट के बाद बताया गया आइलैंड्स, भारत के द्वीप समूह, ठीक है, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो और एक और डिवीजन बनाया जा सकता है, कुछ में होता है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू से वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट को अलग लिख देते हैं, पर एक्चुअल में है तो उसी का हिस्सा, तो हम लोग उसी के साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, इंडिया अलग अलग पोर्शन पे बना और उसका चीज़ें बनी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय, उत्तर का मैदान, तट, डेजर्ट और आइलैंड। क्लियर है। अब एक एक करके हम लोग इन सभी को देखेंगे। मुख्य रूप से यहाँ पर जो क्वेश्चन बनेगा, जो फिजियोग्राफिक डिवीजन के हिसाब में यहाँ से जो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना वो मैप बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो डायरेक्शन ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, वो आपसे नॉर्थ साउथ जमाने की बात कर रहे होंगे, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। लास्ट ईयर भी इस पोर्शन से क्वेश्चन आया, वो क्या था, अगेन जमाने वाला ही क्वेश्चन था, ठीक
ठीक है ना, क्योंकि ये आपके वो होगा कि मैप में आप कितने अच्छे से इंडिया की फिजियोग्राफी को समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन मैप बेस्ड ज़्यादा देखने को मिलेगा, मतलब वहाँ मैप तो बना नहीं होगा, मैप आपको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, जैसे कल के प्रश्न में था, है ना। तो ज़्यादा करके यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा। क्लियर है? अब देखते हैं इसको एक एक करके पढ़ते हैं, इसलिए आपका मैप एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, अब एक एक चीज़ों में देखेंगे। तो इसका निर्माण कैसे हुआ था? जब 3 छोटे प्रोटो कॉन्टिनेंट मिले थे। कौन कौन से थे? अरावली, सिंहभूम और धारवाड़। ठीक है ना, तो 3 प्रोटो कॉन्टिनेंट मिले, अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट, सिंहभूम प्रोटो कॉन्टिनेंट और धारवाड़। आज वर्तमान में अगर देखेंगे तो ये अरावली का बचा हुआ जो हिस्सा है वही क्या है? अरावली पर्वत है, अरावली माउंटेन। और ये माना जाता है कि लक्षद्वीप का जो हिस्सा है वो भी इसी का हिस्सा है। ठीक है ना, जो हमारा सिंहभूम है, सिंहभूम प्रोटो कॉन्टिनेंट था, इसका जो रेमिनेंट बचा है आज के समय में वो क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर प्लेट्यू और मेघालय प्लेट्यू जो है वो सिंहभूम का हिस्सा है। ठीक है ना, तो छोटा नागपुर पठार या बोल सकते हैं, ठीक है ना, झारखंड में जो पलामू हजारीबाग है, पलामू हजारीबाग, वो भी सब क्या है? पलामू हो गया, हजारीबाग हो गया, ये सब सिंहभूम का हिस्सा है, अवशेष जो बचा हुआ है। फिर तीसरा होता है आपका धारवाड़। ठीक है ना, धारवाड़ के हिस्से क्या हमारा दंडकारण्य है, दक्कन का पठार है, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है ना, डेक्कन ट्रैप अलग है और दक्कन का पठार अलग है, अभी आप समझोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर हो सकता है आपका डेक्कन प्लेट्यू, सबसे बड़ा हिस्सा इसका यही है। इसके बाद अपना हम लोगों का क्या है? दंडकारण्य। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि दंडकारण्य किसका हिस्सा है? धारवाड़ का कि सिंहभूम का कि अरावली प्रोटो कॉन्टिनेंट का, तो बन जाएगा। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और इंडिया की और या छत्तीसगढ़ की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, पर यहाँ पर 2 लैंडमार्क मिलते हैं छत्तीसगढ़ में। कौन कौन से? सिंहभूम भी मिलता है और धारवाड़ भी मिलता है। पहाड़ प्रदेश के हिस्से में सिंहभूम है और नीचे क्या है? बचे हुए हिस्से में धारवाड़ है। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होता है? अलग अलग पेनिनसुलर प्लेट्यू के रीजन में जो बने हुए हैं। क्लियर है? अच्छा, अब इसको एक एक अच्छे समझते हैं कि इसको पढ़ना कैसे है, क्या जानना है, थोड़ा सा याद रखो, है ना। तो लिख लो कुछ बेसिक चीज़ें। इट इज़ एन ओल्डेस्ट लैंड मास, भारत का यह सबसे प्राचीनतम भूमि भाग है। यह त्रिभुज आकार का है। इट इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ये सब तो बेसिक चीज़ें पता ही होगा, है ना। ठीक है, इट इज़ मोस्ट स्टेबल लैंड मास ऑफ इंडिया। ये सबसे स्थिर है क्योंकि आज यहाँ पर कोई भी टेक्टोनिक गतिविधि नहीं हो रही है। ठीक है ना, ये पठारी क्षेत्र है, प्लेट्यू रीजन है। बैथोलिथ या क्रेटन था। ठीक है ना, बैथोलिथ, क्रेटन या ये बोल सकते हैं प्लेट्यू रीजन है, पठारी क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई जो जमीन से समुद्र तट से लगभग कितनी है? 600 से 700 मीटर। एवरेज हाइट इज़ 600 टू 700 मीटर। हाँ, कुछ रीजन में डेफिनेटली इसकी हाइट ज़्यादा है, पर एक प्लेट्यू का जो नॉर्मल हाइट रेंज क्या होता है? 600 टू 700 मीटर ही होता है, उतनी इसकी हाइट है। क्लियर है? और ये जो देखेंगे तो ये क्या है? बहुत सारे डिविजन्स पे बटा हुआ है। ठीक है ना, तो अब उस डिवीजन में किस में बटा हुआ है उसको हम लोग एक एक करके समझते हैं, और वहीं से आपको पूरा पेनिनसुलर प्लेट्यू आएगा समझ। ठीक है ना, मैप बनाऊंगा, साथ साथ आप लोग भी बनाना और सीखते हुए चलना। ठीक है ना, कि कैसे इसको हम लोगों को प्लॉट करना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। माउंटेन्स को सबसे पहले समझना है। ठीक है ना, तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है उसमें यहाँ पर एक माउंटेन दिखेगा, इसको बोलते हैं अरावली। ये आपका अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली। क्लियर है? अरावली के बाद यहीं से बगल से चालू होकर कुछ इधर जाएगा माउंटेन, इसका नाम है विंध्याचल। सतपुरा कहाँ से आ गया? यहाँ विंध्याचल है ना। ठीक है, थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ हल्का सा, थोड़ा सा। ये क्या है? विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल के बाद यहाँ पर 2 इम्पोर्टेंट छोटे माउंटेन है। एक्चुअली सतपुरा के ट्रू सतपुरा के पार्ट नहीं, बट उसके साथ ही पढ़ते हैं हम लोग। तो ये 2 माउंटेन कौन से? अजंता और सतमाला। सीक्वेंस लिख देता हूँ, 1 अजंता, दूसरा क्या है? सतमाला। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं? ट्रू सतपुरा, मतलब मुख्य सतपुरा चालू होता है। ठीक है ना, तो अजंता, सतमाला, उसके बाद यहाँ पर है राजपीपला। राजपीपला, इसके बाद क्या है? गबेलगढ़। उसके बाद क्या आपका? महादेव हिल्स।
और इसके बगल में है यहाँ पर मैकल, मैकल रेंज। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कहलाता है ट्रू सतपुरा, मुख्य सतपुरा यहाँ पर आते हैं। ठीक है ना, रिपीट करता हूँ, इधर साइड में लिख लो। जो 1 है, 1 क्या है? अजंता। 2 क्या है? सतमाला। 3 क्या है? राजपिपला। 4 है वो गवेलगढ़। 5वां है महादेव और 6वां है मैकल। इसी को पूछ देगा पूर्व से पश्चिम जमाओ, दिक्कत हो जाएगा। ईस्ट टू वेस्ट इसको अरेंज कर दो। रिपीट, अजंता, सतमाला, राजपिपला, गवेलगढ़, महादेव और मैकल। ठीक है ना। अब जैसे अब यहीं से कई बार क्वेश्चन आता है कि ये प्रमुख हिल स्टेशन कहाँ पर है, तो इसी में अगर देखेंगे तो महादेव यहीं पर क्या है आपका? मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का यहाँ पर क्या है? पंचमढ़ी हिल स्टेशन। ठीक है, तो देखेंगे उसको। मैकल रेंज इसके इधर देखेंगे तो क्या आएगा? मंडला, कान्हा किसली। मैकल का ही अपोजिट है क्षेत्र है चिल्पी घाटी के उस तरफ। ठीक है ना, इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ का रीजन आ जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या थे? ये है आपके सतपुड़ा पर्वत। क्लियर है। सतपुड़ा के बाद देखेंगे तो यहीं से गुजरात के पास से ही प्रारंभ होकर नीचे की ओर एक्सटेंडेड है, एक लॉन्ग सीरीज की तरह। ये क्या है? पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। नीचे आपका वेस्टर्न घाट। क्लियर है। ठीक है, ये हो गया आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट के बाद यहाँ पर एक छोटा सा माउंटेन दिखेगा जो वेस्टर्न और ईस्टर्न को मिलाएगा, नीलगिरी। ठीक है ना, जो तीनों राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। देखेंगे उसके बारे में, थोड़ा बहुत जान लेंगे, है ना। तो वहीं पर क्या आपका? नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी के बाद जाओगे तो यहाँ पर आपको पड़ेगा अन्नामलाई, वो भी पश्चिमी घाट का हिस्सा कहलाता है, अन्नामलाई। अन्नामलाई। ठीक है, अन्नामलाई के बाद अगर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा कार्डमम, सबसे नीचे इलायची। ठीक है, इसको बोलते हैं कार्डमम। ठीक है, और कार्डमम के ऊपर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पड़ेगा पालनी। पालनी पूछा हुआ क्वेश्चन है। पालनी हिल्स, कोडाई कैनाल जो है इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन, वो किस में है? तो पालनी हिल्स में है कोडाई कैनाल। ठीक है ना, पूछेगा तो फिर बनाना है सब क्वेश्चन को, छोड़ना नहीं है। बना लिए? ठीक है, तो ये क्या है? ये आपका वेस्टर्न घाट के हिस्से थे। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा इधर और कौन कौन से माउंटेन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आता है, अगर देखेंगे तो इसको बोलते हैं मेघालय का पठार। ठीक है, और मेघालय प्लेट्यू के ऊपर यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट माउंटेन है, गारो, बीच वाला है खासी और इधर वाला है जयंतिया। याद रखना, ये गारो है, ये खासी और ये क्या है? जयंतिया। ठीक है, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया के पहले अगर इधर देखेंगे बिहार के पास तो यहाँ पर पड़ता है आपको राजमहल हिल्स और नीचे पड़ता है गरजट। ऊपर वाला है राजमहल और नीचे वाला है गरजट। गरजट, ये आपका राजमहल और नीचे है गरजट। ठीक है ना। पिछले बार क्वेश्चन क्या पूछा कि ये ईस्ट में है, वो वेस्ट में है। सिंपल सा, इतना आसान क्वेश्चन। इसको वेस्ट में लिख दिया था, ऐसा कुछ लिख दिया था ना, अरावली और राजमहल को अलग अलग। ठीक है, तो ये क्या आपका राजमहल है और इसके नीचे ये क्या है? गरजट, और वो है आपका गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, इसके बाद आगे जाएंगे असम में। तो असम का रीजन जो है, यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन पड़ेंगे। इसका नाम है रेगमा और ये है बरेल। रेगमा और बरेल। क्लियर है? बी क्विक ना, थोड़ा सा फास्टली करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहाँ आएंगे? इधर आएंगे। तो ये आपका पश्चिम बंगाल से नीचे अगर हम लोग आते हैं तो उड़ीसा। ठीक है ना, उड़ीसा में यहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन पड़ेगा, इसको बोलते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी। ठीक है ना, महेंद्रगिरी। ठीक है, महेंद्रगिरी के बाद देखेंगे तो ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पर माउंटेन की जो सीरीज है इनको बोला जाता है उत्तरी सरकार, नॉर्दर्न सरकार, उत्तर सरकार। कोस्ट का भी नाम उत्तर सरकार है, उसको भी बोलते हैं। तो क्या पड़ेगा? उत्तर सरकार, नॉर्दर्न सरकार, CIR CAR, SAR नहीं लिखना है, सरकार, नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। उसके बाद आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में एंटर करेंगे। ठीक है ना, पालीकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मल्ला।
पालीकोंडा, वेलिकोंडा, नल्ला मल्ला। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे मैंने बहुत पास पास बना दिया, थोड़ा दूर दूर होगा। ठीक है, यहाँ पर पालीकोंडा, इधर वेलिकोंडा और इधर थोड़ा नीचे की ओर नल्ला मल्ला, जो आपको मेन ध्यान रखना है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से नीचे जाएंगे, जैसे तमिलनाडु का बॉर्डर लगेगा वहाँ पर क्या पड़ता है, जवादी या शेवरॉय। ऊपर कौन सा पड़ेगा, ऊपर पड़ेगा जवादी और नीचे पड़ेगा शेवरॉय। तो यहाँ पर तमिलनाडु के पास यहाँ पर पड़ेगा जवादी और उसके नीचे पड़ेगा शेवरॉय। क्लियर है सभी को? तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये पूरे के पूरे माउंटेन, इतने ही माउंटेन किसमें है, वेस्टर्न घाट, आपका मतलब पेनिनसुलर प्लेट्यू में। तो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाए जाने वाले जितने भी माउंटेन हैं ये वो थे। ठीक है ना, क्लियर है? बनाओ बनाओ फटाफट, इसके बारे में देखते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर एक बुक आपको या कुछ भी नोट्स पढ़ना पड़ेगा ना, आपका जो भी नोट्स होंगे, क्योंकि मैं पूरा लिखवा नहीं पाऊंगा यहाँ पे। ठीक है ना, आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़, जैसे अरावली जाके आप पढ़ोगे घर पे कि अरावली कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, कौन कौन से राज्य में गुजरता है। ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं उसको लिखवाने जाऊँगा तो फिर आपका केवल प्रायद्वीपीय पठार होगा 2 लेक्चर में। क्लियर हो रहा है? तो मैं आपको मेन मैपिंग वाला काम करवा रहा हूँ और बताऊँगा कि इसके बाद क्या क्या आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा बुक को फॉलो करेंगे साथ साथ। ठीक है ना, कोई भी आपका बुक या क्लास, आपके पास एक तो नोट्स होगा ना, जिनका कुछ भी नहीं है फिर वो नेट में ही पढ़ेंगे कम से कम। ठीक है ना, नेट में आप सर्च करके उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ोगे। क्लियर है? पर बेसिक चीज़ें तो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उतना पूरा लिखवा पाना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, पठार है तो पठारी क्षेत्र होंगे, तो इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो प्लेट्यू रीजन है उसको थोड़ा समझ लेते हैं, फिर उसका देखते हैं, जितना समय रहेगा उतना मैं लिखवाता हुआ चलूँगा। ठीक है, तो प्लेट्यू में सबसे पहले ये दोनों के बीच, अरावली और विंध्याचल, इन दोनों के बीच यहाँ पर पड़ता है आपका मालवा का पठार। क्या है, मालवा प्लेट्यू। चंबल नदी निकलती इधर से ही। ठीक है, मालवा प्लेट्यू है। मालवा के जस्ट ऊपर यहाँ पर देखेंगे तो पड़ेगा मध्य भारत पठार, मध्य भारत, ये आपका मालवा, मालवा के उधर ऊपर क्या है, मध्य भारत प्लेट्यू। ठीक है, उसका इधर का जो ये रीजन दिख रहा है ये आपका बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। ठीक है, बुंदेलखंड के बाद ये वाला जो रीजन आएगा ये है आपका बघेलखंड। क्लियर है, उधर बुंदेलखंड, उसके बगल में क्या है, बघेलखंड। मैकल से वहीं से निकलेगी, सोन नदी दोनों के बीच से जाएगी, बुंदेलखंड और बघेलखंड के। तो ये है बुंदेलखंड, उसके बगल का बघेलखंड। मालवा, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड। क्लियर है? इसके बाद इधर जाएंगे तो ये वाला जो रीजन है, ये दोनों जो माउंटेन है वो एक्चुअल में किस में आते हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू में आते हैं। वो है आपका छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, ये होगा छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये आपका मेघालय का प्लेट्यू, ये असम वाले को बोलते हैं कार्बी, कार्बी एंगलोंग। ठीक है ना, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू बोलते हैं उसको, कार्बी। ठीक है, तो रिपीट करता हूँ फिर से, अब इसको भी दे देगा ईस्ट टू वेस्ट जमाने, बना लोगे ना। ठीक है, तो क्या है, मालवा, मध्य भारत पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय और उधर क्या है, कार्बी। कार्बी बिल्कुल असम में चला गया। हो गया? ओके, उसके बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है इधर, अब इसका नीचे आते हैं इधर से, है ना। अगर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपका पड़ेगा दंडकारण्य, छत्तीसगढ़, यहीं पर है दंडकारण्य। ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होगा, मैंने बहुत छोटा सा बना दिया, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, ऐसा होगा। ये क्या है, दंडकारण्य। इसके यहाँ पर ऊपर में उड़ीसा से लगा होगा सोनबेरा। ठीक है ना, बघेलखंड, सोनबेरा, ये आपका दंडकारण्य। ठीक है ना, दंडकारण्य के नीचे आओगे तो इधर होगा आपका तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना का पठार, तेलंगाना प्लेट्यू। ठीक है, तेलंगाना प्लेट्यू के बाद देखेंगे तो ये जो रीजन है, ये बड़ा प्लेट्यू रीजन, इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, जो इसमें से सबसे बड़ा है, डेक्कन प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है ना, डेक्कन प्लेट्यू के बाद यहाँ पर जो प्लेट्यू रीजन बनेगा इसको बोलते हैं कर्नाटक प्लेट्यू, कर्नाटका का पठार, कर्नाटक प्लेट्यू। ठीक है, कर्नाटक प्लेट्यू के यहीं पर ऊपर में छोटा सा रीजन रायलसीमा, रायलसीमा।
हुआ? एक बार रिपीट कर देता हूँ, मालवा, मध्य भारत, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर, मेघालय, कार्बी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से सोनबेरा, दंडकारण्य, तेलंगाना, दक्कन प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू और रायलसीमा। बना लिए सभी? ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके मुख्य रूप से अगर लैंड फॉर्म को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। अब इसी में अगर आपको रिवर बहाना है तो रिवर बहा देते हैं फिर, ठीक है ना। देखो यहीं से नदी निकलेगी, इस पठारी क्षेत्र के बीच से जाएगी और ये दोनों के बीच से निकल जाएगी, ये हो गई गोदावरी। इधर से रिवर निकलेगी, ये दोनों के बीच से बहती हुई जाएगी, हो गई कृष्णा। एक रिवर यहाँ से बहेगी, नीचे से निकल जाएगी, ये हो गई कावेरी, ठीक है। एक रिवर यहाँ से निकालो, ये यहाँ से निकलेगी, इधर से बह गई, ये क्या है, महानदी। एक रिवर यहाँ से निकली, ये बह गई और इधर जाकर ऊपर मिल जाएगी सोन, ठीक है ना। एक रिवर यहीं से निकल कर आएगी, ये दोनों बीच के ब्रंश में बहते हुए इधर आ जाएगी, ठीक है ना। सॉरी यहाँ से नहीं, सॉरी ये यहाँ से बह के आएगी, यहाँ से आएगी नर्मदा। फिर एक रिवर यहाँ बैतूल के पास से निकलेगी, यहाँ से बह के आएगी ताप्ती, ठीक है ना। इस मालवा के पास इधर से रिवर निकल कर आ गई माही, क्लियर है। फिर यहाँ से आपके छोटे छोटे रिवर हैं, ऊपर से अगर देखेंगे तो ज्वारी, मांडोवी, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया आपका कौन सी रिवर है यार, वो श्रावती, ठीक है ना। इसके बाद क्या है, भारती पूजा, यहाँ पर क्या है, पिन्नार, ठीक है। और ये हो गया पूरा रिवर खत्म, इधर से आपकी जाएगी बह गई। पढ़ा दिया रवि, ये नदी नहीं पढ़ाया था नदी खत्म ना, नदी पूरा हो गया, ठीक है। अब इनकी सहायक नदी बस आपको देखनी है, मैंने सारे रिवर बना दिए, बनाना नहीं आपको, मतलब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको इतनी क्लैरिटी से पता होगा तो आप जगह क्या गलत करोगे, ज्योग्राफी में कुछ गलत नहीं करोगे, ठीक है ना। फिर आपसे गलती नहीं होने वाली जब आपको इस तरीके से पता है कि देखो, और कोई भी नदी किसी पठार के बीच से नहीं, तो भाई प्लेट्यू के ऊपर थोड़ी नहीं जाएगी नदी, बीच से ही बहेगी ना। देखो जहाँ जहाँ कटा वहाँ से निकल रही है हमारी रिवर प्रॉपर, वहीं से तो निकल रही है, ऊपर थोड़ी निकाल दिया मैंने कि इसी ने प्लेट्यू को काट के निकल जाएगी, ऐसा नहीं होता ना। वो वैली रीजन पे ही रिवर बहेगी, क्लियर है। तो ये पहले समझ आया कौन कौन से लैंड है और कौन कौन से आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट माउंटेन और प्लेट्यू हैं, ठीक है। अब आपको जाके घर में थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर लिखवाऊंगा तो बहुत लंबा समय जाएगा, ठीक है ना। इस चीज़ को करेंगे, बेसिक चीज़ें जैसे कि आपको अरावली है, तो जितने भी है माउंटेन है पहले तो सबका 4 से 5, जो पर्वतों में क्या क्या आपको देखना है। पहली बात कि वो कौन कौन से राज्य में फैले हुए हैं, ठीक है। जैसे अरावली को अगर चलो लिखो, नहीं तो फिर लिखवाऊँ क्या, कर लेंगे, ठीक है ना। तो अरावली जैसे देखेंगे तो वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है, कौन कौन से स्टेट से गुजर रही है, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पीक कौन सा है, और इसके साथ साथ उसमें कौन से इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन वगैरह आते हैं। जैसे कि माउंट आबू पता होना चाहिए आपको, वहाँ पर है, ठीक है ना। हिल स्टेशन वगैरह भी थोड़ा सा जानना है, तो बुक से थोड़ा थोड़ा इसका बेसिक पढ़ते हुए चलेंगे, कोई भी एक बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जिस भी बुक को आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं, आप बिल्कुल पढ़िए, स्वतंत्र हैं, ठीक है। बस क्वेश्चन आपसे बने तो मैं बोलूँगा एनसीईआरटी को तो एक बार रीड कर ही लेना, और उसके साथ साथ कोई भी एक जो भी आपने सभी पढ़े होते हैं ज्योग्राफी, जो भी आपने कंटेंट डेवलप किया उससे या तो नेट पे सर्च करेंगे, वहाँ मिल जाएगा, ठीक है ना। जो एकदम नया है, इंग्लिश वाले हैं, तो आपको ये है एनसीईआरटी पढ़ो और कोई भी एक किताब उठा लो, जो भी है। आपको मैं ये नहीं बोलूँगा यहाँ पर माजिद हुसैन पढ़ने या आपको खुल्लर पढ़ने, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो बेसिक नेट में सर्च करना, हिमालय माउंटेन उसका आ जाएगा पूरा, ठीक है। उसके बाद रीड कर लेना। वैसे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू को मैं पूरा डायग्राम पूरा बना के दे रहा हूँ, सब कुछ समझा रहा हूँ कौन सा कहाँ से, बस आपको उसका डिटेलिंग करना है। डिटेल को ज़रूर पढ़ना, अब डिटेल नहीं पढ़ोगे तो फिर वहाँ पर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। हो जाएगा ये मेजॉरिटी क्वेश्चन तो यही आ रहा है, जिस तरह से क्वेश्चन आ रहा है वो यही आ रहा है। ये लोकेशन बेस ज़्यादा पूछ रहे हैं, डिटेलिंग पे कम पूछ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लोकेशन बेस पूरा करा दे रहा हूँ, पर डिटेलिंग पढ़े बिना मत जाना, ठीक है ना। जैसे ये कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, सपोज करो कि वेस्टर्न घाट जो है वो गुजरात, मतलब वेस्टर्न घाट जो है वो 6 स्टेट में क्या होता है, 6 स्टेट में फैला हुआ है। क्या स्टेटमेंट सही है, देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा भी है ना छोटा सा, भूल नहीं जाना कि गोवा है। फिर क्या आएगा, कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु। कितने हुए, 6 हुए। तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए बोल रहा हूँ प्लीज़ घर पे जाके ये जो मेजर है, खासकर अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, वेस्टर्न घाट और ये है आपका पश्चिमी घाट, ये कंटिन्यूस है, वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। ऐसे ऐसे चीज़ें मिलेंगी। डिसकंटिन्यूस आपको दिख रहा है ना, टूटा हुआ है, और ये क्या है, एक शिखर में पूरा बना है। तो उसके बाद इसकी सबसे हाईएस्ट पिक क्या है, अनायमुडी। अनायमुडी अन्नामलाई में आती है, ठीक है ना। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज और छूट गया, छोटा सा है, जिसको बोलते हैं हरिश्चंद्र, लिख लो, हरिश्चंद्र भी है ना, यहाँ पर ही है, ठीक है। दक्कन के पठार के बगल से निकल कर जाता है हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र रेंज, महाराष्ट्र में हरिश्चंद्र रेंज,
तो डिटेलिंग पक्का पढ़ लेंगे ना। चलो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। कुछ भी नहीं होगा, नेट में सर्च करो, डालना है इसके बारे में, कोई भी संस्था का नाम डाल देना जो आप सुप्रीम लेवल में चल रहे हैं, ठीक है, जो नेशनल लेवल में पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो कंटेंट वहाँ पर फेंक रहे हैं अपने, ठीक है ना। आप टाइप करोगे निकल जाएगा उनका डिटेल, और उनका पूरा होगा नोट्स, उस नोट्स को आप पढ़ सकते हैं। क्लियर है। आपको मेन चीज़ क्या होगा कि आप पढ़ोगे तो आपके पास विजुअलाइजेशन होगा। पहले क्या होता है, खाली उस जगह को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। जैसे कि आप लिखा होगा कि छोटा नागपुर प्लेट्यू उत्तर पूर्व भारत में है, मेघालय और इसके मध्य स्थित है, तो ये स्टेटमेंट आपको दिख नहीं रहा था, लेकिन अब वो स्टेटमेंट दिखेगा। क्लियर हो रहा है। जब वो स्टेटमेंट को आप विजुअलाइज कर पाओगे तो वो आपको ज़्यादा आसानी से पढ़ लोगे। जब वो विजुअलाइज नहीं कर पाते तब वो हमारे लिए हार्ड होता है, ठीक है। तो प्लीज़ उसको अच्छे से करना। ओके, चलिए अब सेकेंड हाफ में चलते हैं। इसके डिटेलिंग का काम आप कर रहे हो ना, यहाँ पर मैं आपको मैप बेस्ड जैसा क्वेश्चन आ रहा है वैसा करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एस्पेक्ट में चलते हैं। क्या था, हिमालयास, हिमालय माउंटेन। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये क्या है, पहला ये आपका यंग फोल्ड माउंटेन है, नई वलित पर्वत है। यंग फोल्ड माउंटेन, नई वलित पर्वत या युवा अवस्था में है, ये बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है। किससे बनी हुई है, टर्शरी चट्टानों से बना हुआ है। टर्शरी रॉक यहाँ मिलते हैं, टर्शरी काल में बना हुआ है और टर्शरी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ था, ओसी कोलिजन से कि सीसी कोलिजन से। ओसी कोलिजन या सीसी कोलिजन मतलब कि जब ओशियन और कॉन्टिनेंट के क्रस्ट टकराए या कॉन्टिनेंट के क्रस्ट टकराए। हाँ, ये दोनों का मिश्रण है, ओसी और सीसी का, दोनों ही टकराए। पहले तो ओ और सी टकरा रहे थे, फिर सी और सी भी टकराए, ठीक है ना। मतलब कॉन्टिनेंट भी टकराए है और ओशियन और कॉन्टिनेंट भी टकराए। ठीक है, और क्योंकि सी कंपोनेंट है उसमें, मतलब समुद्र का कंपोनेंट है, इसलिए आप देखोगे शिवालिक में क्या मिलता है। वहाँ पर शिवालिक के ऊपर अगर देखेंगे तो क्या है, सिरमौर के आसपास उत्तराखंड, वहाँ क्या मिला, फॉसिल पार्क। तो ये फॉसिल नेचुरल गैस क्यों मिल रहा है हिमालय में, क्योंकि वहाँ पर ओशियन जो था पहले था और उसी से वो बना हुआ है। तो इसलिए आज बोलते हैं कि वहाँ पर क्या मिल सकता है, प्राकृतिक गैस मिल सकते हैं। वहाँ क्या मिल जाएगा, पेट्रोलियम मिल सकता है। तो ये सबका कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर मरीन ट्रांसग्रेशन हुआ, समुद्र के जो जल हैं वो उसके ऊपर आए, ठीक है ना, उसी से बना हुआ है। ओके, अब इसको अगर देखेंगे तो ये किस तरीके से आप इसका मैप बेस्ड आपका प्रोजेक्शन को आप लोग अच्छे से करेंगे, है ना। कराता हूँ फटाफट। तो देखते हैं कि हिमालय जो है वो ऊपर से नीचे किस तरीके से आपको दिखेगा, और जाकर प्लीज़ पढ़ लेना डिटेल को, फिर ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर मेरे को आदत नहीं इस तरह से चीज़ों को बीच में छोड़ने का, फिर मेरे को लगता है बुरा। नहीं पढ़ पाओगे तो बताओ, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगेगा तो लगेगा भले की, फिर मैं पढ़ाऊँगा। कर लेंगे ना पक्का, ठीक है। चलो फिर तब तो ठीक है, बहुत बड़ा हो जाएगा हिमालय, इतना बड़ा छोटा बनाते हैं। और जहां भी समझ नहीं आएगा कल पूछ लेना, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से, है ना। तो हिमालय को अब हम लोग समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से। तो हिमालय अलग अलग हिस्से में बसा है। पहला तो क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांस हिमालय, उसके बाद क्या आता है, ग्रेट हिमालय, उसके बाद मिडिल हिमालय और उसके बाद शिवालिक। इनके अलग अलग नाम भी है, उसको भी ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे ट्रांस हिमालय को क्या बोलते हैं, तिब्बतन हाईलैंड भी बोलते हैं, तिब्बत उच्च भूमि। पिछले बार यही वर्ड यूज़ कर दिया था, ट्रांस हिमालय ने लिख के तिब्बत हाईलैंड यूज़ कर दिया था वर्ड, कि नॉर्थ जो STWG आता है 2 भागों में टूटता है तिब्बतन हाईलैंड से, पर एक्चुअल में क्या था, वो हिमालय ही उसका मतलब हुआ, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग नाम है। ग्रेटर हिमालय को क्या बोलते हैं, हिमाद्री, ठीक है ना। मिडिल हिमालय को हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है ना, और आउटर हिमालय भी बोलते हैं, और जो शिवालिक है उसको क्या बोलते हैं, लेशर हिमालय, निम्न हिमालय। तो अलग अलग इसके नाम हो, नाम भी पता रखना चाहिए, ठीक है ना। नॉर्मल तो वही एकदम बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। चलो देखते हैं कि हिमालय और ये सारी चीज़ की शुरुआत कैसे थी। जब भारत के जस्ट ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर एक रीजन है, इसको बोलते हैं पामीर। क्या बोलते हैं, पामीर नॉट, पामीर, ठीक है ना, पामीर नॉट। और इसी पामीर के पास से बहुत सारे क्या होते हैं, पर्वतों का उदय होता है। माउंटेन्स जो है यहाँ से बहुत सारे बनकर आते हैं, ठीक है ना। पामीर को क्या बोलते हैं, रूफ ऑफ अर्थ, पृथ्वी का जो छत माना जाता है इसको, है ना। रूफ ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं, पामीर को बोलते हैं। और वहाँ सियाचिन को मत याद रहे, सियाचिन क्या है, हाईएस्ट बैटल ग्राउंड ऑन द अर्थ, विश्व का सबसे ऊंचा स्थल जहाँ पर क्या हो रहा है, युद्ध होते हैं, ठीक है ना। हाईएस्ट बैटल ग्राउंड जो है वो सियाचिन ग्लेशियर है। ओके, अब देखते हैं क्या करके। ये जो पामीर है, इसी पामीर से इधर की ओर
दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज निकल कर आते हैं, किरतार और सुलेमान। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है ना। तो सुलेमान रेंज और किरतार रेंज, सुलेमान और किरतार, ठीक है ना। इसी में आपका क्या है? खैबर और बोलन, ठीक है ना। जहाँ से कौन आया था? अलेक्जेंडर आया था। वो माउंटेन पासेस यहीं पर है, ठीक है ना। और आज का आपका जो मैप का होमवर्क हो क्या होगा? ऑल द इंपॉर्टेंट माउंटेन पासेस ऑफ इंडिया। भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं वो आपका आज मैप का काम होगा। क्लियर है? जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उसको आपको अच्छे से करना है। ओके, चलो यहाँ से देखते हैं। तो ये हो गया पामीर नॉट। पामीर नॉट के बाद अगर देखेंगे तो इधर ऊपर की ओर चाइना की ओर बढ़ता है माउंटेन्स का नाम है तीन शान। तीन शान, शान मतलब होता है पर्वत, चाइनीज भाषा में, ठीक है ना। शान मतलब होता है पर्वत। तीन शान के बाद इधर देखेंगे तो एक माउंटेन आएगा अल्तुन शान। अल्तुन शान, ठीक है। अल्तुन शान के बाद यहाँ से एक माउंटेन चेन फैलेगी इंडिया के इस पोर्शन पे, इसका नाम है अघील। क्या नाम है इसका? अघील, अघील माउंटेन। क्लियर है? अब अघील के बाद का चीज़ें देखते हैं। कलर चेंज करता हूँ इसमें पहले, ठीक है। क्लियर है? अघील। अब अघील के बाद देखते हैं इसके नीचे किस तरीके से। इधर से ही है आपका ये, इसको बोलते हैं काराकोरम। ये रीजन कहलाता है काराकोरम, ठीक है ना। काराकोरम के बाद इस पोर्शन में आता है लद्दाख, लद्दाख माउंटेन, ठीक है। लद्दाख के बाद यहाँ पर है साइड में कैलाश, कैलाश, ठीक है। कैलाश के बाद देखोगे तो यहाँ पर बीच में पड़ेगा आपका जांस्कर, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, कैलाश, जांस्कर, ठीक है ना। काराकोरम क्या बोलते हैं? स्पाइन ऑफ एशिया, एशिया का ऋण। किसने कहा था? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, विंसेंट स्मिथ ने कहा था, ठीक है ना। स्मिथ ही नाम था उसका, ठीक है, याद रखना। स्पाइन ऑफ एशिया बोलते हैं इसको। काराकोरम, कैलाशगिरी के नाम से भी जाना जाता है काराकोरम। काराकोरम का एक और नाम क्या है? कैलाशगिरी भी बोलते हैं इसको। नाम को अक्सर पूछ लेते हैं ना किस माउंटेन को किस नाम से बोलते हैं। बाकी जो बेसिक डिटेलिंग आप पढ़ोगे वो तो पढ़ोगे, ठीक है ना। तो काराकोरम, उसके नीचे क्या है? जास्कर, सॉरी लद्दाख, उसके बाद क्या उधर? कैलाश, और उसके नीचे क्या है? जास्कर माउंटेन है। क्लियर है? ओके। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो एक जगह आता है जिसका नाम है पोटवार। पोटवार का पठार है, ठीक है ना। एक्चुअली वो पाकिस्तान से लगा हुआ है, बड़ा पठार है, इतना छोटा सा नहीं है, ऐसा बड़ा सा रीजन आता है। इसको बोलते हैं पोटवार प्लेट्यू, ठीक है ना। जब इंडस नदी आती है ना इधर से, ये दोनों के बीच से, देखो इंडस रिवर यहाँ से फ्लो होकर आएगी, कैलाश के पास यहाँ पर जगह है, यहाँ से निकलेगी बोकरचू ग्लेशियर से, और यहाँ से फ्लो होते हुए यहाँ से बीच से आकर यहाँ से जाती है। यहीं पर क्या बनाती है वो? भारत का सबसे डीपेस्ट गॉर्ज, सबसे बड़ा खड्ड जो बनाई जाती है किसी नदी के द्वारा, वो क्या है? इंडस। और वो कहाँ बनाती है? ये पोटवार के रीजन पे। डीपेस्ट गॉर्ज, गॉर्ज मतलब होता है खड्ड, ठीक है ना। कौन बनाती है? इंडस रिवर बनाती है। और कहाँ पर? पोटवार। CMO CGPSC 2019 का क्वेश्चन था कि इंडिया का सबसे डीपेस्ट गॉर्ज जो है, सबसे बड़ा जो खड्ड है, वो कौन बनाती है? तो कौन बनाती है? इंडस रिवर बनाती है। और कहाँ बनाती है? पोटवार के पास। GEORGE, गॉर्ज, ठीक है ना। खड्ड होता है, मतलब एक बहुत डीप वहाँ पर क्या होगा? भूमि कटा हुआ होगा। अच्छा, इसी पोटवार के पास से, इसी के पोटवार के जस्ट नीचे का रीजन देखोगे तो यहाँ पर पड़ता है आपका एक जगह, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नंगा पर्वत, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पे है नामचा बारवा, नामचा बरवा, ठीक है। तो ये क्या आपका? नंगा पर्वत, और वो क्या है वहाँ पर? नामचा बरवा। और यहाँ पर फिर लगातार एक क्या है? माउंटेन का चेन बना हुआ है इन दोनों के बीच, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से एक माउंटेन चेन फैलता है, ठीक है, जो कि इस रीजन तक पहुँचता है। क्लियर है? और ये पूरे चेन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रेटर हिमालयस, महान हिमालय, ठीक है ना। और ये क्या है? कंटिन्यूस है, इसलिए इसके ऊपर जाने के लिए जो भी क्या होंगे? इंपॉर्टेंट दर्रे होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर पास करोगे तो छोटे मोटे दर्रे से ही। आपको मिडिल हिमालयस में तो दर्रे की जरूरत नहीं, क्योंकि वो बीच से खुद ही टूटा हुआ है। इसलिए मिडिल हिमालयस में आपको ज़्यादा क्या मिल रहे होंगे? हिल स्टेशन, क्योंकि वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है? कनेक्टिविटी है। पर ग्रेटर हिमालयस तक आप जा नहीं पा रहे हो, कनेक्टिविटी का इशू है। तो यहाँ पर जो भी दर्रे है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चाहे फिर वो आप किसको देखो, जोजिला को देखो,
ठीक है ना, पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये सारे बनिहाल जोजिला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी माना को देख लो, इस साल बोल दिया फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया भी था ना इंपॉर्टेंट, माना टाउन को ही बोला गया फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया, भारत का पहला ग्राम, इस तरह से दिया गया नाम। तो देखना है उस चीज़ को, करंट में भी था ना। चलो खैर, इसको देखते हैं आप लोग। ये क्या है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालय में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चोटी हैं उसको एक एक करके ध्यान रखते हैं। पहले तो नाम बता रहा हूँ, लिखते चलिए फटाफट। नामचा बारवा, ठीक है, नामचा बारवा। उसके बाद इंडिया में उतने बड़े इसके कोई पीक नहीं दिखते, इसके जो मेजर पीक दिखते हैं वो कहाँ दिखते हैं, इधर से दिखना चालू होते हैं, नेपाल में और उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर के पास से, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पड़ेगा गोसाईनाथ, गोसाईनाथ, ठीक है। गोसाईनाथ के बगल में पड़ेगा गौरी शंकर, गौरी शंकर, ठीक है, लिखो फटाफट, गोसाईनाथ, गौरी शंकर, ठीक है। फिर गौरी शंकर के आगे जाओगे तो वहाँ पर पड़ रहा होगा मकालू, मकालू, ये सब नेपाल में ना। मकालू के आगे जाओगे तो पड़ेगा वहाँ पर माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के आप आगे जाओगे तो पड़ेगा मनासलू, मनासलू, ठीक है। उसके आगे चलिए, वहाँ पर पड़ेगा गेसर ब्रह्म प्रथम 1, गेसर ब्रह्म 1 और गेसर ब्रह्म 2, GASER, गासेर ब्रह्म 1 और गासेर ब्रह्म 2, वहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दिख रहा होगा आपको अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक है। उसके आगे दिखेगा चोयो, CHOOYU, चोयो, ठीक है ना। हाँ, उसके आगे जब आप आगे और जा रहे हो तो जाना ही है ना, खत्म नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पहुँचे, सिक्किम के पास, और सिक्किम में वहाँ पर क्या दिख रहा होगा, कंचनजंगा, सिक्किम में क्या दिखेगा, कंचनजंगा, ठीक है। फिर लास्ट में आप नामचा बरवा तो देख ही रहे हैं, और भी हैं, लिमिट कर रहा हूँ इतने में, ठीक है ना। इतना पता है, बहुत पता है, ठीक है ना। अब इन्हीं को पूछेगा इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से। तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक किसको मानी जाती है, कंचनजंगा को नहीं मानी जाती, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि काराकोरम में है, POK के क्षेत्र में, ठीक है। ग्रेटर हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल में है। और ग्रेटर हिमालय की सबसे हाईएस्ट पीक जो इंडिया में है वो क्या है, कंचनजंगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, हिमालय की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय की हाईएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट, महान हिमालय की हाईएस्ट पीक जो भारत में है कंचनजंगा, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, वो कहाँ पर है, काराकोरम में। इन लाइंस को अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना, ठीक है। तो यहाँ तक तो हिमालय फैला हुआ था। इसके बाद यही हिमालय इधर फैलता है जिसको बोलते हैं हम लोग पूर्वांचल हिमालय। हिमालय इतने में खत्म नहीं होता, तो इधर से जाकर वो क्या बनेगा, पूर्वांचल, ठीक है ना। तो ग्रेटर हिमालय के बाद इसका आगे का एक्सटेंशन क्या कहलाता है, पूर्वांचल हिमालय, ठीक है ना। उसको भी लेके चलूंगा। तो पूर्वांचल हिमालय में देखेंगे सबसे पहले यहीं पर अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ये क्या दिख रहा था, नामचा बारवा। नामचा बारवा के बाद इधर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है पटकई बम, पटकई बम, ठीक है ना, पटकई बम। अरे मुर्गी को ऐसे करके पटक के ऐसे करके उसको मारते हैं, तो उसी शब्द को बोला जाता है अरुणाचली भाषा में पटकई बम, वहीं से उसका नाम पड़ा है, ठीक है ना। वो मुर्गी को मारने का एक तरीका है, पटकई बम। पटकई बम के बाद नीचे आओगे तो यहाँ पर पड़ेगा नागा हिल, नागालैंड में क्या है, नागा हिल। मणिपुर वेरी इंपॉर्टेंट इस साल के लिए, लुसाई, मणिपुरी हिल्स या लुसाई। और इसी लुसाई हिल में आपकी दो जनजाति प्रमुख है, एक ही है मतलब से जनजाति, तो कुकी और मेतई, ठीक है। जो जाति कौन सी है उसमें से, कुकी। और कुकी कहाँ रहते हैं, लुसाई हिल के ऊपर रहते हैं। मेतई कहाँ रहते हैं, ज़मीनी भाग में रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत, ये जो एक्चुअल वो मुद्दा जो है वो एक्चुअल जोग्राफिकल मुद्दा भी है, ठीक है ना। तो याद रखना, कुकी और मेतई को पूछ लेगा, और यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं बता दूंगा कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो कुकी और मेतई आ जाएंगे यहाँ पर, कहाँ पर, मणिपुर में, ठीक है। मणिपुर के नीचे जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, मिजोरम, मिजो हिल। और मिजो हिल की एक चोटी का नाम क्या है जो हाईएस्ट पीक है, ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन एक यहाँ पर, एक न्यूजीलैंड में है। क्वेश्चन पूछा गया है ना ब्लू माउंटेन के बारे में, ठीक है ना। फान फुई नेशनल पार्क कहाँ पर है, वो ब्लू माउंटेन में है। अब तो फान फुई कहाँ से निकलेगा, PHWN, फान फुई, ये UPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखेगा आपको, ब्लू माउंटेन यहाँ बोलते हैं मिजो हिल। और मिजोरम को क्या बोलते हैं, द लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन, कि मतलब वो चारों तरफ क्या है, माउंटेन से ही घिरा हुआ है। या इसी को बोलते हैं मोलेसेस बेसिन, कि वहाँ से निकल कर आकर बीच में पानी जमा हो रही है।
तो मिजोरम को ही दूसरे नाम से है लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन या मोलासिस बेसिन, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। मोलासिस MOLLASES मोलासिस बेसिन, लैंड ऑफ रोलिंग माउंटेन मिजोरम को बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद यही माउंटेन जो है ये आगे और फैला हुआ है, तो इधर मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये दो हिस्सों में फैला हुआ है, कहाँ पर, म्यांमार में। ऊपर पड़ता है अरकन योमा और नीचे पड़ता है पेगु योमा। यही आगे कहाँ है, म्यांमार में। म्यांमार में ये कहलाता है अराकन योमा, अराकन योमा। योमा मतलब भी पर्वत होता है, जैसे डोंगर मतलब पर्वत है, उन लोग के यहाँ पर अराकन है, ठीक है ना, योमा। उसके नीचे क्या है, पेगु योमा, पेगु, ठीक है। और उसके बाद फिर वो इंडिया में वापस कहाँ दिखेगा, अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार तक क्या है, एक्चुअल में हिमालय का ही एक्सटेंशन है, ठीक है ना। हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ पामीर नॉर्थ से लेकर अंडमान निकोबार तक। क्लियर है। तो अराकन योमा और पेगु योमा म्यांमार, और इंडिया में फिर क्या आ जाएगा, अंडमान और निकोबार। क्लियर है। तो ये जो दिख रहा है ना माउंटेन हिमालय, तो अगर आप लोग प्रॉपर उसको ऊपर से देखोगे सैटेलाइट से, तो दिखेगा कि इसी के पास ऐसे पूरा एक लाइन होगा, और उसके बाद जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे बर्मा प्लेट, और इसके पहले का जो हिस्सा होगा वो क्या होगा, इंडियन प्लेट का हिस्सा होगा। समझ आ रहा है, वहीं से टकराए हुए हैं, हिमालय ही जो रीजन है वहीं से क्या हुआ है, एक्चुअल में टकराए हुए हैं। केवल ये रीजन तो नहीं टकराया ना, ये भी रीजन जाकर बर्मा प्लेट से वो हुआ, तो वो एक्चुअल क्या हुआ, हिमालय माउंटेन के ही रीजन से वो टकराए हैं। क्लियर हो रहा है। और अभी धीरे धीरे इंडिया क्या हो रहा है, अभी तो ऐसे फिक्स है, ये धीरे धीरे ऐसे शिफ्ट हो रहा है, मतलब ये नीचे भी जा रहा है और शिफ्ट भी हो रहा है। तो ऐसे करके ये जाएगा जाएगा जाएगा, शिफ्ट होगा, और लास्ट में अगर ऐसे बोलेंगे कि इंडिया का कौन सा लैंड मास होगा जो सबसे अंत में यूरेशिया प्लेट के नीचे जाएगा, तो कौन सा होगा, कन्याकुमारी। ये देखो क्या हो रहा है, ये लैंड खुल गया है लाटो के पास से, तो ये क्या होगा, ऐसे करके घुसेगा, और लास्ट में जाके जो वेस्ट वाला पोर्शन है वो लास्ट में आएगा, राजस्थान। राजस्थान अंत में, राजस्थान मतलब अरावली सबसे पहले बना था, अंत में अरावली ही जाएगा अंदर, ठीक है ना। ये बड़ी मिस्ट्री की चीज़ है, ठीक है, कि वो सबसे अंत में जाएगा वो अरावली, तो राजस्थान चले जाओ बचे रहना है तो, ठीक है। हाँ, आपकी ज़िंदगी में तो 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा वो, पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, केवल 5 सेंटीमीटर आगे बढ़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये क्या था, ग्रेट हिमालयस, ठीक है। और ग्रेट हिमालयस का ही एक्सटेंशन उत्तर पूर्व में क्या कहलाता है, पूर्वांचल हिमालयस, ठीक ना, पूर्वांचल हिमालयस कहलाता है। ओके, अरुणाचल प्रदेश में यहीं पर ग्रेटर हिमालयस, उसको देखो अब बहुत सारी किताबों में लिखेगा कि वो ग्रेटर हिमालय का पार्ट है, कुछ में लिखता है शिवालिक का हिस्सा है, ठीक है ना, पर वो है एक्चुअल में किसका हिस्सा, ग्रेटर हिमालयस का ही, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश का जो रीजन है और यहाँ का जो रीजन है, देखो कुछ इस तरीके से है, बता दे रहा हूँ, ऐसा है ना। तो यहाँ पर क्या है, कुछ माउंटेन रेंज है अरुणाचल प्रदेश में, और एक असम में है, ठीक है। तो असम में कौन सा है, मिकीर। मिकीर कहाँ पर है, असम में है। और ये 4 माउंटेन कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में। ये 4 माउंटेन कौन कौन से हैं, लिखेंगे, दाफला, अबोर, मीरी और मिश्मी। दाफला, अबोर, मीरी और मिश्मी, चारों कहाँ पर आते हैं, अरुणाचल प्रदेश में आते हैं। और नीचे क्या है, असम में मिकीर, ठीक है ना। तो एक बार CGPSC का पता नहीं कौन सा एग्जाम था, उसमें ये पूछा गया कि मिकीर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, तो असम में। और वही पूछता है कि अबोर जनजाति कहाँ मिलती है, अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे क्या है, ट्राइब्स के नाम है। दाफला भी ट्राइब है, अबोर भी ट्राइब है, मीरी भी ट्राइब है, मिश्मी भी ट्राइब है। तो दाफला, अबोर, मीरी, मिश्मी कहाँ मिलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। और मिकीर ट्राइब कहाँ मिलता है, असम में मिलते हैं, ठीक है ना। वैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मिजो कहाँ मिलते हैं, तो मिजोरम में ही मिलेंगे। नागा कहाँ पर मिलते हैं, नागा में ही मिलते हैं। मेतई और लुसाई कहाँ मिलते हैं, मणिपुर पे, ठीक है। और इसको छोड़कर और इस टाइप का कुछ भी नाम दिखे, जैसे चेंचियो, ठीक है ना, भोटिया, लेपचा, तो लेपचा सिक्किम में मिलते हैं। चेंचियो और भोटिया कहाँ मिलेंगे, असम में मिलेंगे, भोटिया है ना। तो ये अगर इस तरीके से माउंटेन के नाम पता होंगे तो आसानी से आधे ट्राइब का नाम होगा। गारो घासी जयंतिया ट्राइब कहाँ मिलेगा, मेघालय में मिलेगा। क्लियर है। तो ये देखो आपके उत्तर पूर्व के आपको जनजाति के नाम भी याद हो गए, इतनी तो जनजाति है और क्या है, ठीक है ना। बहुत आसान है भूगोल, अगर आप उसको भूगोल को भूगोल जैसा पढ़ोगे तो, ठीक है ना, चीज़ें आसान होगी, आपको पूरे ट्राइब्स के नाम याद हो गए, ठीक है ना। आपको याद नहीं करके जाना कि दाफला, अबोर, मीरी, मिश्मी ट्राइब कहाँ मिलते हैं, शायद इस बार कन्याकुमारी में मिल रहे हो, ऐसा नहीं होने वाला। जहाँ माउंटेन है वहीं रहेंगे। अबुझमाड़िया अबुझमाड़ पर्वत में रहते हैं, सिंपल सी बात है। मनकड़िया जो है वो मनकड़िया पर्वत में रहते हैं, उड़ीसा में, ठीक है ना। कादर और वो जो है वो कहाँ रहते हैं, नीचे रहते हैं।
तो जो भी ट्राइब जो है वो कहीं ना कहीं उस माउंटेन से एसोसिएटेड है, और माउंटेन के साथ एसोसिएट करके ट्राइब को पढ़ोगे तो ज़्यादा आसान होगा। क्लियर हो रहा है? ओके, तो ये तो क्या था, ग्रेट हिमालयज और उसके साथ, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका मिडिल हिमालय, ठीक है ना। और मध्य हिमालय जो देखेंगे तो वो यहाँ पर से चालू होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के रीजन में सबसे पहले। तो मिडिल हिमालय में सबसे पहले यहाँ पर आएगा पीर पंजल, ठीक है, इसका नाम क्या है, पीर पंजल, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे से बना देता, खैर कोई नहीं, आप लोग बनाओ, ऐसे बनाओ थोड़ा सा, अरे यार ऐसा जाएगा, ठीक है। ये क्या है, पीर पंजल, ठीक है। पीर पंजल के बाद देखोगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का रीजन और उत्तराखंड का रीजन, यहाँ पर क्या है, ये आपका धौलाधार, ये है नाग तिब्बा, ठीक है ना। पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड की तरफ आएंगे तो यहाँ पर पड़ेगा मसूरी, ठीक है। पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा, मसूरी। धौलाधार में याद रखना जो आपका क्या है, शिमला जो है वो कहाँ पर है, धौलाधार माउंटेन में। पूछेगा ना कि शिमला हिल स्टेशन किस में आता है, तो धौलाधार में आता है, ठीक है ना। नैनीताल वगैरह देखेंगे तो वो मसूरी हिल्स के पास है, ठीक है ना। तो आपको अलग अलग हिल्स के हिसाब से थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से हिल्स पे कौन सा हिल स्टेशन आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या आपका मसूरी हिल्स, मसूरी हिल के बाद ये जो नेपाल का हिस्सा है इधर आपका फैला हुआ है महाभारत रेंज, ठीक है ना। तो इधर पूरे हिस्से में, और इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ तक है, बंगाल के रीजन पे, जिस जगह को क्या बोलते हैं, द्वार। द्वार मतलब वो वहाँ पर माउंटेन खत्म हो जाते हैं। तो मिडिल हिमालयस उत्तर पूर्व में नहीं देखने को मिलते। द्वार जो क्षेत्र है, द्वार मतलब वेस्ट बंगाल का रीजन, और वही द्वार में क्या होता है, चाय की खेती होती है, दार्जिलिंग। तो मिडिल हिमालय जो है वो द्वार रीजन तक ही फैला हुआ है, और इधर क्या फैला हुआ है आपका, महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं इसको, और वो द्वार तक ही इसका, तो इसको बोलते हैं द्वार, ठीक है। जैसे यहाँ पर दून बनते हैं, वहाँ पर क्या बनते हैं, द्वार बनते हैं, ठीक है। तो दून, द्वार, ये सब कुछ शब्द वाली है, उसको मैं बाद बताऊंगा कि हिमालय से संबंधित शब्दावली, ठीक है ना। तो वहाँ पर क्या है, द्वार क्षेत्र आता है, और उसी द्वार क्षेत्र में क्या होता है, चाय की खेती की जाती है, दार्जिलिंग का रीजन। उसके बाद मिडिल हिमालय नहीं दिखते, वहाँ तक दिखते हैं। तो उसके 4 इंपॉर्टेंट हिस्से, पीर पंजल, धौलाधार, नाग तिब्बा, महाभारत और मसूरी और महाभारत रेंज। क्लियर है? ओके। तो देखो ज़्यादा करके जो माउंटेन के वो पढ़ रहे होगे पासेस, वो कहाँ पढ़ोगे आप, मेन हिमालय में। क्यों? क्योंकि मेन हिमालय कंटिन्यूस है, तो वहाँ पर छोटे छोटे दर्रे देख रहे होंगे। मिडिल हिमालय में दर्रे देखने की जरूरत नहीं है, वो तो सीधा आर पार हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? ओके। इसके बाद आता है आपका शिवालिक, ठीक है ना। तो शिवालिक भी ये जम्मू के रीजन से आएगा, पंजाब, ठीक है ना। पंजाब के साथ साथ उत्तर प्रदेश और इस वाले रीजन पे वो फैला होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं शिवालिक, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये नीचे जो बन रहा है क्या है आपका, शिवालिक माउंटेन है। तो ये तो क्या था कि हिमालय को किस तरीके से उत्तर से दक्षिण में विभाजित किया जाता है, नॉर्थ साउथ डिवीजन ऑफ हिमालयस, ठीक है ना। इसके अभी और भी डिवीजन है, ये तो मैंने बताया आपको, एक उत्तर से दक्षिण का विभाजन, ठीक है। तो नॉर्थ साउथ डिवीजन में क्या हो रहा है, कुछ ऐसा बटा हुआ है, ट्रांस हिमालय है, फिर ग्रेट हिमालय है, फिर मिडिल हिमालय है, फिर शिवालिक। क्लियर है? इसका डिटेलिंग पढ़ना है, कर पाओगे? ठीक है। डिटेलिंग में यही कि ट्रांस हिमालय, उसमें से काराकोरम, तो उसकी 4 से 5 सिग्निफिकेंस होंगे, ज़्यादा नहीं। फिर लद्दाख में जाओगे, लद्दाख माउंटेन, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो छोटा छोटा इसका डिटेलिंग आप पढ़ोगे। क्लियर है? फिर ग्रेट हिमालय में जाएंगे, मोस्टली जो मैप बेस्ड है वो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना। डिटेलिंग को आप थोड़ा सा वहाँ पर करना है, ठीक है। बाकी अभी खत्म नहीं हुआ, हिमालय में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा एंगल बता रहा हूँ, ईस्ट से वेस्ट डिवीजन, ठीक है ना। पूर्व से पश्चिम हिमालय कैसा बटा हुआ है, ठीक है ना। तो ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालय, ईस्ट से वेस्ट, या बोल सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट, किधर से भी देख लो, ईस्ट टू वेस्ट देखो, वेस्ट टू ईस्ट देखो, ठीक है ना। तो हिमालय का ये जो पूरा रीजन है इसको 4 हिस्से में बांटा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ से ऐसे को, रिवर इंडस, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक। सतलज नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, शिपकिला से, शिपकिला पास से, है ना। तो वहाँ से करती है आपकी सतलज रिवर इंटर। तो इंडस से लेकर सतलज तक इस वाले हिस्से के हिमालय को क्या बोला जाता है, कश्मीर एंड पंजाब हिमालय, कश्मीर और पंजाब हिमालय, कश्मीर एंड पंजाब हिमालय। क्लियर है? मतलब अगर इस मैप में देखूं, इसमें हम लोग तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, नदी बना के लाते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये वाला रीजन जो है यहाँ से निकल के आती है रिवर इंडस, पोटवार के पास से बहती हुई नीचे चली जाती है सिंधु नदी, ठीक है ना। इसी के नीचे यहाँ पर राक्षस है, उस जगह से आती है। तो ये तो कोई जो ये ग्रेटर यहीं पर क्या है, शिपकिला, शिपकिला सेंटर करती है,
अरे यार कौन है, इन लोग को समझ। हेलो, हाँ जी बोलिए, गुड इवनिंग। नहीं, बच्चों ने मना किया है तो नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ओके ठीक है। इन लोगों को करना ब्लड कैंप, 4 बार इग्नोर कर चुका हूँ, 5वें बोल रहे हैं। मैं स्टूडेंट से पूछ के बताऊँगा, बिना पूछे बोल रहे हैं, मना किया है। अभी ब्लड डोनेशन करोगे कि पढ़ेंगे? यहाँ ब्लड डोनेशन का कैंप लगा के रखूँ मैं, ठीक है। चलो, ये क्या है आपका, इधर से सतलज। तो सतलज यहाँ से बहती हुई आती है, ठीक है ना। फिर सतलज यहाँ जाती है और कुछ इस रीजन से सतलज निकल कर इंडिया पे जाती है। तो इसके बीच का ये जो पोर्शन ये देख रहे हो आप, ये सारा क्या है, कश्मीर और पंजाब हिमालय कहलाता है, ठीक है ना। इसी के बाद इधर अगर देखोगे तो ये गौरी शंकर के पास एक रिवर निकल कर आती है और इधर बहती है, ठीक है। इस रिवर का नाम क्या है, काली। तो सतलज से जो काली का हिस्सा है, ठीक है ना, काली रिवर इधर रामगंगा में आके मिलती है। तो सतलज से ये जो काली का क्षेत्र है, इसको क्या बोलते हैं, कौन से हिमालय बोलते हैं, कुमाऊं हिमालय या कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं हिमालयज, कुमाऊं, ठीक है ना, कुमाऊं हिमालय। कौन सी नदी तक, काली, ठीक है। इसके बाद काली से लेकर तिस्ता एक नदी निकलेगी, तिस्ता कहाँ से निकलती है, कंचनजंगा, ठीक है। जो ये कंचनजंगा यहाँ पर है, ये कंचनजंगा का रीजन है, ठीक है। तो इस कंचनजंगा से निकलती है तिस्ता। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पोर्शन से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलते हैं नेपाल हिमालय, क्योंकि मुख्य रूप से हिमालय यहाँ कहाँ पर है, नेपाल पे ही है। तो इस रीजन को बोलते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। और उसके बाद तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र, इसको बोलते हैं असम हिमालय। क्लियर है? तिस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, असम हिमालय। क्लियर है सभी को, चारों हिमालय, ठीक है ना। तो पहले तो ये चीज़ों को देखना है। इसके बाद दूसरा चीज़, यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते हो याद रखना। देखो, इसी में से आपको पूछते हैं ना, पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय में अंतर बताओ। ये सब क्वेश्चन मेंस में ज़्यादा करके होते हैं। इन दोनों को बोलते हैं पश्चिमी हिमालय, यहाँ से यहाँ तक को, और यहाँ से लेकर यहाँ तक को क्या बोलते हैं, पूर्वी हिमालय। इसको बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय और इसको बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय। ईस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न हिमालय पूछते हैं लोग, पूर्वांचल लिख के आते हैं। पूर्वांचल अलग है, उसके क्लासिफिकेशन में आता ही नहीं है। पूर्वांचल हिमालय बिल्कुल अलग है। ईस्ट हिमालय और वेस्ट हिमालय किसी और को बोला गया है। तो इसको बोलते हैं पश्चिमी हिमालय और इसको बोलते हैं पूर्वी हिमालय, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये चारों को थोड़ा सा देखते हैं। देखो, इन सभी में सबसे ज़्यादा जो विस्तृत है, लंबाई जिसकी सबसे ज़्यादा है, लेंथ वाइज, तो लेंथ वाइज सबसे ज़्यादा कौन है, नेपाल। तो 1 2 3 4, तो लंबाई के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है, नेपाल है। उसके बाद असम है, उसके बाद क्या है, पंजाब कश्मीर, और सबसे छोटा क्या है, कुमाऊं हिमालय। पूछ सकता है ना, लेंथ वाइज अरेंज करो, तो लेंथ वाइज इनकी ये है। इसके बाद क्या, ऊंचाई के हिसाब से, औसत ऊंचाई, एवरेज हाइट में भी सबसे ज़्यादा क्या है, नेपाल हिमालय। उसके बाद किसकी एवरेज हाइट ज़्यादा है, उसी की है, ठीक है। थर्ड में एवरेज हाइट किसकी है, इसी की है। फोर्थ में एवरेज हाइट किसकी, इसकी। तो मतलब सेम है, ठीक है ना। लोग कन्फ्यूजन नहीं देते हम लोग को, बोलते सीधा सीधा है, लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों तरीके के हिमालय को अगर देखेंगे तो दोनों का ही चीज़ें सेम। उत्तर और पश्चिम हिमालय में क्या मुख्य अंतर है, अगर देखेंगे तो इधर देखो, एक छोटा छोटा बेसिक बताता हूँ। वेस्टर्न हिमालय में क्या होता है, स्नोफॉल ज़्यादा होते हैं, बर्फबारी अधिक होती है। ईस्टर्न हिमालय में बारिश अधिक होती है, रेनफॉल अधिक होती है, ठीक है ना। पर जो उधर का हिमालय, पूर्वी हिमालय की ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से अधिक है, हाइट उसकी ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, ठीक है ना। वृक्ष जिस ऊंचाई तक मिलता है उसको बोलते हैं ट्री लाइन। जिस ऊंचाई तक हमारे को ट्री मिलती है उसको बोलते हैं ट्री लाइन। ईस्टर्न हिमालय में बर्फ़ कम है, तो वहाँ पर ज़्यादा ऊंचाई तक क्या मिलते हैं, पेड़ मिलते हैं, और यहाँ पर पेड़ कम ऊंचाई तक मिलते हैं। तो उसका ट्री लाइन ज़्यादा है इसके ट्री लाइन से, लिख लो। ट्री लाइन ईस्टर्न हिमालय का ज़्यादा है, वेस्टर्न हिमालय का कम है। स्लोप मतलब उसकी जो ढाल है, ठीक है ना। तो जो ईस्टर्न हिमालय है उसका ज़्यादा तीव्र ढाल है, और जो पश्चिमी हिमालय है उसका क्या है, ग्रेडियंट स्लोप है, और उधर क्या है, स्टीपर स्लोप है, ठीक है ना। ईस्टर्न हिमालय जो है वो स्टीप स्लोप है, तीव्र ढाल है, और इसका क्या है, आपका ढाल जो है वो ठीक ठाक है, बड़े ढाल है ना। तो वहाँ पर क्या है, स्टीपर स्लोप, यहाँ पर है ग्रेडियंट स्लोप। वो ऐसे खड़े हुए हैं सीधा, इसलिए उनकी ऊंचाई भी ज़्यादा है। ईस्टर्न हिमालय में आप गाड़ी लेके नहीं चढ़ सकते, ठीक है ना, पैदल ही चढ़ रहे हैं लोग। इधर वेस्टर्न हिमालय में क्या होता है, आराम से। और एक माउंटेन भी अगर इंडिया में ऐसे देखोगे, ईस्ट और वेस्ट की तरफ से ऐसा जैसे प्रोजेक्शन है इंडिया का, तो हमेशा क्या करते हैं, जो माउंटेनियर होते हैं वो वेस्ट साइड से चढ़ते हैं, कभी भी ईस्ट साइड से नहीं चढ़ते। ईस्ट साइड से चढ़ेंगे ऐसे देखना पड़ेगा पर्वत को, वेस्ट से चढ़ेंगे तो ऐसे दिखता रहेगा धीरे धीरे स्टेप सा,
ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्वतारोही जो होते हैं भारत में मुख्यतः पर्वत की चढ़ाई किस दिशा से करते हैं, याद रखना वेस्ट से करते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्लोप क्या है, ग्रेडियंट है, चौड़े स्लोप हैं। पर वहीं पर अगर हम देखेंगे पूर्व में, ईस्टर्न में, तो वहाँ पर क्या है, स्टीपर स्लोप है, बिल्कुल स्टीप स्लोप्स हैं। क्लियर है, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, पूर्व और पश्चिम हिमालय में कुछ बेसिक अंतर थे। क्लियर है। इसके बाद देखते हैं कुछ हिमालय से संबंधित शब्दावली या बोल सकते हैं उसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं, ठीक है ना। तो हिमालय का कुछ बेसिक विशेषताओं को भी देखते हैं और उसके साथ साथ और जो पढ़ना है, ठीक है ना। तो हिमालय जो है उसमें कुछ विशेषताएं में क्या क्या मिलते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं। पहली बात तो फोल्ड एंड फॉल्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, फॉल्ट लाइन्स मिलते हैं, दरार मिलते हैं, ठीक है ना। फॉल्ट लाइन्स जो भ्रंश है, भ्रंश का क्षेत्र है, ठीक है ना। तो फॉल्ट लाइन्स यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या मिलते हैं आपको, सर एक तो फोल्ड और फॉल्ट दोनों कर दिया ना, उसमें एक ही भी लिख दिया, तो फोल्ड और फॉल्ट। इसके बाद क्या मिलते हैं, बैंड, मोड, ठीक है ना, जिसको इसमें से एक विशेष मोड है जिसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। तो यहाँ पर और क्या मिलते हैं आपको, बैंड, ठीक है। इसके बाद यहीं क्या देखने को मिल रहे हैं, दून, दून या इसी को उधर बोलते हैं द्वार। ईस्टर्न हिमालयज में उसको बोलते हैं क्या, द्वार, और वेस्टर्न में क्या बोलते हैं, दून। तो दून और द्वार, ठीक है। तो ये कुछ क्या है, स्पेशल चीज़ें जो हमारे माउंटेन्स में यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा कुछ लॉजिक्स बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा आपको नहीं डालना है, ठीक है ना। तो जो सर जॉर्ज एवरेस्ट है, उन्होंने क्या खोजा कि जो हिमालय में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ आइसोस्टेसी, वो ये बोलती है कि किसी भी चीज़ को अगर हम लोग देखेंगे तो उसका जो वेट होता है, वेट बिल्कुल सेंटर में होता है। कोई भी चीज़ अगर बैलेंस्ड है तो उसका वेट क्या होता है, हमेशा सेंटर पे गिरता है और उसी से वो क्या होता है, रिबाउंड होकर वो उसको बैलेंस करके रखता है। तो इसी चीज़ को खोजने के लिए निकले थे वो, कि देखने के लिए कि हिमालय जो है उसका एग्जैक्ट वेट कहाँ पर है, मतलब सारा का सारा उसका वजन जो है वो किसके ऊपर गिर रहा है, हिमालय का। इसको देखने के लिए निकले थे। उसके लिए एकदम सिंपल सा एक वो होता है, बोलते हैं एक्सपेरिमेंट, पेंडुलम लेकर जाएंगे और पेंडुलम जिधर ज़्यादा मास होगा उधर जाकर वो क्या होता है, रुक जाता है माउंटेन्स के ऊपर। तो वो लेकर गया और उन्होंने फिर क्या फाइंड किया कि इसका वेट कहाँ पर है, और वेट के हिसाब से उन्होंने बताया कि कैसे उसका वेट वहाँ पर जाकर गिर रहा है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअल में जो थ्योरी थी, आइसोस्टेसी थ्योरी के ऊपर उन्होंने वेट निकालने के गए थे। सब कुछ नहीं लिखना है, पर उन्होंने जो अपनी फाइंडिंग्स बताई उस फाइंडिंग्स से चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो उन्होंने बोला कि अगर हम हिमालय के पूरा का पूरा टॉप व्यू से देखें, ऊपर से अगर हम हिमालय को देखेंगे तो भारत को अगर पूरा देखते हैं तो कैसा दिखेगा, देखो ऊपर से। अगर मैं एकदम ऊपर जाकर देखूंगा तो सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा होगा तिब्बत का पठार, क्या दिखेगा, तिब्बत प्लेट्यू, ठीक है। तिब्बत प्लेट्यू के बाद यहाँ पर दिखेगा आपको ट्रांस हिमालय, ठीक है। क्या दिख रहा होगा, ट्रांस हिमालय, ठीक है। ट्रांस हिमालय के बाद दिखेगा ग्रेटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, क्लियर है। ग्रेटर हिमालय के बाद दिखेगा कुछ हमको कुछ इस तरीके से प्रेशर जाता था, टूटा टूटा, मिडिल हिमालय, ठीक है। मिडिल हिमालय के बाद दिखेगा शिवालिक, शिवालिक के बाद दिखेगा उत्तर का मैदान, और उसके नीचे दिखेगा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। तो ये क्या आपका नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया, ये है आपका शिवालिक, ठीक है। ये हो गया मिडिल हिमालय, ठीक है। ये हो गया आपका ग्रेटर हिमालय, और ये हो गया आपका ट्रांस हिमालय और तिब्बत का पठार। तो जब वो यहाँ पर जाकर देखे तो उनको ये लगना, उनका ये कहना था कि इसका वजन यहाँ कहीं पर आना चाहिए, पर उनको ये फाइंडिंग देखा कि उन्होंने बोला कि नहीं, ट्रांस हिमालय का पूरा वजन किसके ऊपर कंसंट्रेटेड है, तिब्बत के प्लेटू के ऊपर। उसी तरीके से मिडिल हिमालय ने अपना पूरा वजन किसके ऊपर डाल रखा है, ट्रांस हिमालय के ऊपर, सॉरी ग्रेट हिमालय ने, इसने कहाँ पर डाल रखा है, इधर। तो हमारे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वजन पीछे वाले में लोगों ने दबा के रखा है, और इस सच्चाई इससे पूरी प्रूफ होती है कि हमारा प्लेट ऐसे पुश हुआ है, नीचे से पुश हो रहा है ना, तो सबसे सिंपल सी बात है कि उसके ऊपर इसका वजन ढकेल के गया होगा, ठीक है ना। तो उन्होंने उसको पेंडुलम से बताया, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि ये जो वजन यहाँ पर कंसंट्रेटेड है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों आपस में जुड़े कहाँ से, वो फाइंडिंग करना है कि जहाँ जहाँ पर भी इनका जुड़ाव होगा वो सेंसिटिव एरिया होगा। जब भी लोड शिफ्टिंग अलग अलग थोड़ी भी होगी तो इन सभी क्षेत्रों में क्या होगा, भूकंप आएगा, ये भूकंप के पॉइंट बनेंगे, और यहीं से क्या हो रहा होगा, अधिक भूकंप जनरेट हो रहा होगा भारत में। समझ आ रहा है। तो इसलिए वो लोग उन्हें फाइंडिंग किया होता, और जब फाइंड किया तो बोला कि यहाँ पर क्या है, सभी के बीच में कुछ फॉल्ट लाइन है, दरार है, जहाँ से ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। और उन दरारों को फिर नाम दिया गया। तो जो हमको हमारे ट्रांस हिमालय को तिब्बत के पठार से अलग करता है, इसको बोलते हैं इंडस सांगपो सुचर जोन, ITSZ, इंडस सांगपो सुचर जोन, ठीक है ना। हमारे किताबों के ज्ञाता और विशेष वक्ता
जो है छत्तीसगढ़ वाले HRP पब्लिकेशन खोले हैं जो, ठीक है ना, उन्होंने लिख दिया फ्यूचर जोन, भविष्य का। अरे भविष्य नहीं है भाई, फ्यूचर है, ठीक है ना। इंडस सांगपो फ्यूचर जोन लिखा उनकी किताबों में, ठीक है ना। भविष्य तो भविष्य थोड़ी बता रहे हो, ठीक है। क्या होगा, इंडस सांगपो फ्यूचर जोन। थोड़ा सा ध्यान रखना ना, ऐसा उल्टा सीधा नहीं पढ़ लेना, जो सही चीज़ है उसको पढ़ के जाना है। तो सबसे पहले जो क्या है, क्वेश्चन पूछेगा ना कि इंडस सांगपो फ्यूचर जोन किसको अलग करता है, किसको अलग करता है, तिब्बत के पठार और ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय और मेन हिमालय कौन अलग करता है, MCT, मेन क्रस्टल थ्रस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं MCT, मेन क्रस्टल थ्रस्ट, मुख्य क्रस्टल थ्रस्ट। ठीक है। उसके बाद ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय के बीच का कुछ नाम नहीं दिया गया है, ठीक है ना, उसको कोई नाम नहीं दिया गया है। जो मिडिल हिमालय और शिवालिक को अलग करता है उसको बोलते हैं MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, MBT, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। थ्रस्ट को आप फॉल्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है, ITSZ, MCT, MBT। और जो सबसे लास्ट में आता है, जो शिवालिक और उत्तर के मैदान को अलग करता है उसको बोलते हैं HFF, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, ठीक है। MCT, MBT और HFF, ये उनको अलग अलग नाम दिया गया है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट किसको अलग करता है, शिवालिक और उत्तर के मैदान को। शिवालिक और मध्य हिमालय को कौन अलग करता है, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ठीक है ना। MCT किसको अलग करता है, ग्रेट हिमालय और ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय और तिब्बत को कौन अलग करता है, ठीक है ना। ये चीज़ को ध्यान रखना है, मेन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं फॉल्ट, जहाँ से ये क्या हो रहे हैं, आपस में अलग हुए हैं, ठीक है ना। फोल्ड क्या है, फोल्ड अक्सर यहाँ पर दिखता है, हमारे जो माउंटेन में फोल्ड दिखता है वो मिडिल हिमालय में। क्यों फोल्ड बना, क्योंकि वो सीधे देखो ऐसे नहीं है, वहाँ पर बहुत प्रेशर था, तो माउंटेन क्या हुए, प्रॉपर शेप में नहीं है, वो क्या हुए, मुड़ से गए हैं और अलग अलग आकार के दिखते हैं, ठीक है ना। अगर आप मिडिल हिमालय में जाओगे तो ऐसा माउंटेन नहीं होगा, माउंटेन क्या हो रहा होगा, कुछ इस तरीके से घुमावदार होगा, ठीक है, उसका शेप प्रॉपर नहीं बना है। तो अलग अलग शेप के माउंटेन्स मिलते हैं और उसी माउंटेन के जो शेप है उसी को बोलते हैं फोल्ड, क्योंकि वहाँ पर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, ज़्यादा प्रेशर होने के कारण क्या हुआ है, फोल्ड हो गए वो, ठीक है। और इस तरीके के कई यहाँ पर फोल्ड बने, जिसमें से कुछ फोल्ड के नाम याद रखो, बस कुछ नहीं, आपसे सिंपल क्वेश्चन क्या होगा, ये कहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो बस उतना आपको याद रखना है प्री के लिए। मेंस में उसको अगर लिख दोगे तो बहुत बड़ी बात है, नहीं लिखोगे चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोल्ड मिलते हैं उसमें से एक है रिकम्बेंट फोल्ड, इसको प्लीज़ इंग्लिश में लिख लेंगे ना, रिकम्बेंट फोल्ड। एक होता है ऑक्लूडेड फोल्ड और एक होता है नेपी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के फोल्ड हैं जो कि कहाँ देखने को मिलता है, मिडिल हिमालय में। रिकम्बेंट, ऑक्लूडेड और नेपे, इसको इंग्लिश में लिख लो, RECUMBENT OCCLUDED NAPPE, रिकम्बेंट, ऑक्लूडेड और नेपे। ये क्या है, फोल्ड है जो कहाँ मिलेंगे हमको, मिडिल हिमालय में, हो जाएगा, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको बोल रहा था क्या मैंने, बैंड, ठीक है, जो कि इसमें एक प्रकार का विशेष प्रकार का बैंड है जिसको बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड, ठीक है। और ये कहाँ पर देखने को मिलता है, ग्रेटर हिमालय में, ठीक है। अगर आप देखोगे नंगा पर्वत से सीधा जाएंगे और नामचा पर्वत, तो उसके पास ये जो क्या, ये जो शार्प टर्न सा दिख रहा है, ऐसा कुछ इस आकार का है, ठीक है ना। तो ये जो आकार है इसी को बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। कहाँ कहाँ पर है, नंगा पर्वत और नामचा पर्वत के पास, ग्रेटर हिमालय में, इसी को बोलते हैं सिंटैक्सियल बैंड। वो कुछ नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन से लिखा रहेगा, सिंटैक्सियल बैंड इज अ फीचर ऑफ, खत्म, 4 ऑप्शन। बहुत हार्ड क्वेश्चन है ये, मैं लिटरली बता रही हूँ, बहुत हार्ड क्वेश्चन है ना। 70% लोग ये सब चीज़ को नहीं बना पाएंगे। नेपे स्ट्रक्चर पूछ लेगा किससे संबंधित है, 90% लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ये सब किताबों में जनरली नहीं लिखा हुआ होता है, ठीक है ना। जब तो अब थोड़ा सा और एडवांस बुक पढ़ोगे, खुल्लर वगैरह, तब मिलेंगे सब, ठीक है। तो उतना नहीं जाना है, मैं करा रहा हूँ, इससे आपका काफ़ी हो जाएगा। और हिमालय का नॉर्थ साउथ के साथ साथ ये वहाँ पर पाई जाने वाली जो कुछ प्रमुख विशेषताएं, ठीक है। आपको इनका डिटेलिंग करना पड़ेगा। मैं मैप बेस्ड काम आपको पूरा करवा रहा हूँ अच्छे से, पर आप डिटेलिंग आप अच्छे से इसका कर लेना, ठीक है ना। ये जो है ऐसा नहीं होना चाहिए डिटेलिंग कल करके नहीं आए हैं, कल आपको डिटेलिंग करना है। इसके साथ साथ भारत की जो प्रमुख दर्रे हैं, हिमालय के पास के तो देखना, लेकिन साउथ का भी जरूर देखना। साउथ में मेन क्या देखना, थाल घाट, भोर घाट, शेनकोट्टा और पालक्कड़, ये चारों को जरूर देख लेना, ठीक है, कि किसके किसके बीच है। ऊपर फिर आप जैसे कि क्या है, नीति, माना, ठीक है ना, या आप अपनी कॉपी में लिखोगे, मेरे को तो पता है, मैं तो बोल दूंगा अभी यहाँ से, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं ना, आपको उसको लिख के उसको याद करना ज़रूरी है। सिंपल सा क्वेश्चन, जेलेपला कहाँ पर है, कन्फ्यूज हो जाओगे, बोमडिला कहाँ पर है, ठीक है ना। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं उसको लिखेंगे,
और इनका एक डिटेलिंग ज़रूर करना, ठीक है। बचा हुआ फिर कल कराता हूँ। दो मेन चीज़ें हो गई हैं, कल नॉर्दर्न प्लेन्स और बचा हुआ पूरा लैंड मास कंप्लीट करूँगा और कल ही चालू करूँगा क्लाइमेट भी, ठीक है ना। आज स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेरे को आँख लग गया, ठीक है ना, कल नहीं लगेगा, कल मैं जल्दी बुलाऊँगा आप लोगों को और उसको कवर कराऊँगा, ठीक है ना। बहुत जल्दी नहीं होगा, 10-15 मिनट पहले ही होगा, ठीक है ना। 4:45 था, 4:30 करेंगे, क्लियर है। उसको मैं कवर करा दूँगा आपको, तो प्लीज़ कर लेना। अगर आप बोल रहे हो कि डिटेल करना पड़ेगा, क्या डिटेल तो नहीं करूँगा, चल जाएगा ना। एनसीईआरटी वाली बुक को अच्छे से पढ़ लो, पर वहाँ पर जाके इस चैप्टर का डिटेलिंग अच्छे से कर लेना आप लोग। चीज़ें यहाँ से मैंने समझा दिया, आप जाके उसको डिटेल कर लो, आपको याद हो जाएगा सारा, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।